हेलो बच्चों, तो आज हम लोग 1D मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। 1D मोशन एक ऐसा चैप्टर है जो 11वीं वाले बच्चों के लिए पेन पॉइंट होता है क्योंकि पहला चैप्टर है। 12 वालों के लिए इसलिए पेन पॉइंट होता है क्योंकि पहला चैप्टर 11वीं में था, जब पढ़ाई नहीं करी थी बहुत ज्यादा ध्यान से। तो बच्चों मैं अगले 1.5 घंटे के अंदर इस पूरे 1D मोशन को आपके लिए रिवाइज कराऊंगा कि आप कोई भी पॉइंट इसमें मिस ना करें और आपको सारी चीजें आपकी टिप्स पे आ जाए। अगर आपको वीडियो फास्ट लगे तो आप थोड़ा स्लोअर स्पीड कर सकते हो या फिर पॉज करके क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, या फिर आपको स्लो लगे तो आप YouTube की सेटिंग्स में 1.25x भी वीडियो को चला सकते हो। तो टाइम वेस्ट करे बिना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं ना कुछ बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सारी चीजें कवर करेंगे आज हम लोग। तो सबसे पहली चीज होती है डेफिनेशंस जो होती है 1D मोशन में। डेफिनेशंस में सबसे पहली क्वांटिटी जिसकी डेफिनेशन की बात करते हैं वो है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, अब ये डिस्प्लेसमेंट जो है इसमें क्या होता है, अब जब मैं डिफाइन करता हूं तो मैं इसे डिफाइन करता हूं वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है, वेक्टर इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का जो वेक्टर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, आप लोगों को लगता है ये तो शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है। आप भी बहुत गलत नहीं हो, क्योंकि 10वीं तक वेक्टर्स नहीं पढ़े थे तो इसी तरीके से इमेजिन करते थे हम लोग। बट एक्चुअली में अभी इसकी डायरेक्शन भी होती है, ये सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप लोगों को अब तक तो पता चल गया होगा मेरे बच्चों की ये स्केलर क्वांटिटी मतलब इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है और ये उसकी डायरेक्शन है। मतलब अगर एक पार्टिकल इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक आता है तो इन दैट केस उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला ये वेक्टर हो जाएगा। ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होगा। आप कह सकते हो भाई ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी तो है। मेरे बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में सिर्फ ये मैग्नीट्यूड होगा, ये डायरेक्शन जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन वाली जो डायरेक्शन है ये यहाँ पे नहीं आती है। ठीक है, अब अगेन डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कैसे हम लोग। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि जनरली हमें ओरिजिन से उस पर्टिकुलर पार्टिकल की पोजीशन तक जो हम वेक्टर बनाते हैं इसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो जो याद रखने वाली बात है वो सिंपल सी ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो RF माइनस RI हो जाएगा। जो इनिशियल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर है, सॉरी फाइनल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर है, माइनस जो इनिशियल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर है। अब अगर मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूं तो ये बात कोई बोला कि भैया ये कहां से आई, तो ये बात करी जा सकती है, ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। बट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए मैंने नहीं बोल रही कोशिश कर रहा हूं। बट RI प्लस S, अगर आप ये ट्रायंगल लॉ देखेंगे तो RI वेक्टर प्लस S वेक्टर इज इक्वल टू RF वेक्टर। तो अगर S RI को दूसरी साइड ले जाओगे तो S वेक्टर RF माइनस RI हो जाएगा। आपको अपने हाथ से लिख के देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब ये तो जनरल मोशन हो गया। अब अगर हम 1D मोशन में बात करें तो 1D मोशन में सिर्फ 2 डायरेक्शन होती है। जब 1D मोशन में सिर्फ 2 डायरेक्शन होती है उससे क्या फर्क पड़ता है मेरे बच्चों, उससे क्या फर्क पड़ता है कि हमें वेक्टर्स एक्चुअली आई कैप जे कैप में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सिर्फ 2 ही डायरेक्शन है। तो एक डायरेक्शन को जनरली पॉजिटिव और एक डायरेक्शन को जनरली नेगेटिव कर लिया जाता है। और मेरे बच्चों आप में से कुछ लोग कंफ्यूज है क्या हमेशा राइट पॉजिटिव होगा और लेफ्ट नेगेटिव होगा, ऐसा जरूरी नहीं है मेरे बच्चों। हमारी कन्वेंशन है, वी कैन डू इट एज वी वांट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगेन देखिए यहाँ पे अब इस केस में जब पॉजिटिव नेगेटिव ही है तो जो मैं पोजीशन बताते हैं 1D मोशन में, तो हम कैसे बताते हैं 1D मोशन में पोजीशन सिर्फ और सिर्फ एक x कोऑर्डिनेट से पोजीशन बता देते हैं। ठीक है, और अब इस बार अगर आपका वेक्टर जो बनाया जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन वाला वेक्टर कुछ इस तरीके से आएगा। और इस बार अगेन वी कैन, बिकॉज हम सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव से काम कर सकते हैं तो हम वेक्टर्स को स्केलर की तरह ट्रीट कर लेते हैं। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट इस बार हो जाएगा वो सिंपली हम XF माइनस XI बता देते हैं। 1D में पोजीशन भी आप x कोऑर्डिनेट से बता रहे हो तो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो सिंपली XF माइनस XI हो जाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, एक पलटू राम जी हैं। पलटू राम जी क्या है, वो यहां से चले -2 से उन्होंने सॉरी 1 x = 1 से अपनी पोजीशन स्टार्ट करी, B पे पहुंच गए, पलट के वापस आ गए, C तक आ गए भाई साहब। तो अब अगर आप यहां से बात करेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है A से B तक का वो क्या होगा, आप कहेंगे भैया वो सी बात है ये वेक्टर होगा। अब देखिए आप इस वेक्टर को सोच सकते हैं कि वेक्टर होगा, चार मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन राइट की तरफ हो गई। आप इस तरीके से सोच सकते हो, या फिर मैं कह रहा हूं सिंपली फॉर्मूला लगा सकते हैं हम XF माइनस XI। तो वो हो जाएगा XF जो है 5 है और XI 1 है यहाँ पे, तो XF माइनस XI कितना हो जाएगा 5 - 1 इज इक्वल टू +4 आ जाएगा। तो इसमें दोनों चीजें हैं, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है अगर हम ध्यान से देखते हैं तो। सिमिलरली अगर A से C तक का डिस्प्लेसमेंट अपन देखें तो आप बिल्कुल वेक्टर वाइज बना सकते हो कि भैया ये रहा वेक्टर आपका A से C का डिस्प्लेसमेंट के लिए आप ये वेक्टर बना दीजिए बिल्कुल। ठीक है, और यहां से देख लीजिए 3 यूनिट का वेक्टर लेफ्ट डायरेक्शन में। बट देखो ये अभी तो आपको सोचना इतना आसान हो रहा है, बट बार बार जब आएगा तो मुश्किल लगने लग जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं सिंपली XF -2 है
और इनिशियल -1 है, ठीक है। तो अगेन दैट इज ओके, सो ये -3 मीटर हो गया। तो ये पलटू राम जी कहां से पलटे, इंटरेस्टिंग बात नोटिस करना, ये फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये 5 की जगह 8 भी होता तो भी ए से सी का जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो -2 -1 -3 मीटर ही होता। तो इसलिए बहुत बार ऐसी बात बोली जाती है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, वो सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। अब इन दिस केस एक और क्वांटिटी आपको अगर नहीं भी ऐसे तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो हाँ एक और क्वांटिटी है ना मेरे बच्चों, डिस्टेंस वाली क्वांटिटी, वो हमें बोलती है दैट इज बेसिकली लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल, की एक्चुअल कितनी लेंथ ट्रैवल करी है। तो उस केस में हाँ बिल्कुल ये बात है कि ये लेंथ 4 मीटर है, फिर ये लेंथ भी 4 मीटर है, और फिर ये वाली लेंथ अपन देख रहे हैं तो ये 3 मीटर है। तो अगर डिस्टेंस की बात करी जाएगी तो 4 मीटर ये वाली लेंथ जो ट्रैवल करी, 4 मीटर ये वाली लेंथ जो ट्रैवल करी, और जो क्या कहते हैं 3 मीटर ये वाली लेंथ ट्रैवल की अपन ने, तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगा वो 11 मीटर हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस समझ आ रहा है। मेरे बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं। अगर छोटा मोटा डाउट होगा तो मैं वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा, कोई बड़ा डाउट होगा आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं। तो आई होप आपको समझ आ रहा है। कुछ और आप चाहते हो, कोई टॉपिक ऐसा है जो आप चाहते हो कि मैं जिस पे वीडियो बनाऊं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आई विल हेल्प यू विद दैट एज वेल, ठीक है। वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं अब अपन लोग। वेलोसिटी जो है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आई होप आप लोगों को ये बात डेफिनेशन बेसिक पता होगी, या स्कूल के एग्जाम के लिए आपको जरूरत होगी तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी जो होता है हम उसको बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इंटरवल। जब एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम उसे बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इंटरवल, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम इंटरवल तो एक नंबर ही स्केलर क्वांटिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज ओके। ऑब्वियसली उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं। अब जैसे एग्जांपल अगर अपन लेते हैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी को लेते हुए, तो एवरेज वेलोसिटी में देखो क्या आ रहा है, यहां से अगर पार्टिकल, फिर से वही पलटू राम जी थे, आपको याद था, वो ए से बी से सी गए थे, ए से बी जाने का टाइम उनका 2 सेकंड था, बी से सी जाने का टाइम उनका 2 सेकंड है। अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है ए से बी तक की, तो आप क्या करेंगे, ए से बी तक का डिस्टेंस अभी हमने निकाला +4 मीटर है, अगर आप देख सकते हो अपने नोट्स में पुराना, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितना बोला हुआ है ए से बी तक का 2 सेकंड, तो 2 सेकंड का टाइम इंटरवल है, तो 2 सेकंड से अपन डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा +2 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड के अंदर 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करा जा रहा है, प्लस आ रहा है, उसका मतलब है राइट के पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि हमने यहाँ पे राइट के पॉजिटिव लिया हुआ है, ठीक है। ए से सी की एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो ए से सी का जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, -3 मीटर अभी हम ने निकाला, और टाइम कितना है ए से सी का, प्लीज नोट करिएगा, ए से सी डायरेक्ट नहीं गया है, ए से पहले बी गया फिर सी गया है, तो जो टाइम हो जाएगा इन दोनों का सम हो जाएगा, वो 4 सेकंड जो सम हो जाएगा टाइम वहां से आ जाएगा हमारे पास, एंड दैट वुड बी इक्वल टू -0.75 मीटर पर सेकंड। -3/4 है ना, तो वही -0.75, माइनस का क्या मतलब है, नेगेटिव डायरेक्शन में 0.75 मीटर पर सेकंड है, वहां +2 मीटर पर सेकंड था, पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड था। इसी में मेरे बच्चों तो ये एवरेज वेलोसिटी वाली बात हो गई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैंने कोशिश करी है इस तरीके के एग्जांपल्स लेने की कि बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाए आप लोगों को किस तरीके से करना है। एवरेज स्पीड की अगर हम लोग बात करते हैं ए से सी के बीच में, तो उसमें हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। जब हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो वो डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल है, डिस्टेंस हम निकालता 11 मीटर है, और टोटल टाइम इंटरवल ए से सी तक का कितना है हमारा, 4 सेकंड। तो देखिए एवरेज स्पीड जो है वो आ जाएगी 2.75 मीटर पर सेकंड इन दिस केस। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अरे मेरे बच्चों एवरेज स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ये ओनली मैग्नीट्यूड होगा इस केस में। तो आई होप आपको ये बात स्पीड और वेलोसिटी के बारे में समझ आ रही है। अब वेलोसिटी में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ हम लोग को जब 11वीं में आए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसकी डेफिनेशन अगर कोई पूछेगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है भाई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन है वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी। अब आप कहोगे भैया इंस्टेंट पे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इंस्टेंट में तो पार्टिकल रुका हुआ दिखाई देगा अगर मैं फोटो खींचूंगा उसकी, तो कोई बात नहीं, ध्यान से समझेंगे हम इस बात को। हम इसे बोल देते हैं एवरेज वेलोसिटी फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। तो वो लिखा कैसे जाता है, अब हम देखें ऊपर जो हमारी एवरेज वेलोसिटी थी वो तो s अपॉन टाइम था, विच वाज s वाज डेल्टा t डेल्टा x, तो जो एवरेज वेलोसिटी हम ऊपर लिख रहे थे डेल्टा x बाई डेल्टा t लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसे dx बाई dt लिख लेते हैं। dt जो होता है ये हमारा, इसे हम बोलते हैं वेरी स्मॉल चेंज और इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन टाइम, इन वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। एंड जो ये dx है इसको हम बोल देते हैं वेरी स्मॉल चेंज इन x। इस तरीके से हम लोग इसे यहाँ पे बोलते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। तो वही जब एक टाइम में छोटा चेंज होगा तो x में भी छोटा सा ही चेंज होगा करस्पॉन्डिंगली, ठीक है। तो ये dx बाई dt है। इसको अगर आप जानते हो मैथमेटिकली इसी चीज को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। अगर आप जानते हो इस मैथमेटिकली इसको बोला जाता है डिफरेंशिएशन। मेरे बच्चों डिफरेंशिएशन की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा,
डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की, वो मैं क्या कहते हैं जब बन जाएगी वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के, अगर आप उस पॉइंट पे देख रहे हो तो आपको समझ आ जाएगा, या फिर आप चैनल को आपने सब्सक्राइब रखा हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल जो है वो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2t²। अगर हम लोग देखते हैं तो अगर यहाँ पे पूछा जाए फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है t इक्वल टू 2 सेकंड एंड t इक्वल टू 3 सेकंड, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आप क्या करेंगे, आपने कहा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वो dx/dt होती है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग बात ये है कि आगे से वेलोसिटी जब हम बोलेंगे तो उसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, अनलेस एंड अनटिल वी स्पेसिफाई एवरेज या हम कुछ ऐसी बात बोलें जिससे एवरेज इंप्लाई होता हो। dx/dt हो जाएगा हमारे पास, तो dx/dt 2t² को डिफरेंशिएट करेंगे तो t² का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 2 इंटू टी हो जाता है। वो कैसे होता है, x⁻n का जब हम डिफरेंशिएशन सीखते हैं तो x⁻n का जो डिफरेंशिएशन होता है n इंटू x⁻n-1 होता है। तो ये बेसिकली 4t हो जाएगा। तो ये एट एनी टाइम t है मेरे बच्चों, देखो समझो, अब ये एट एनी टाइम t है तो अब t इक्वल टू 2 सेकंड पे और t इक्वल टू 3 सेकंड पे जब हम लोग नोटिस कर रहे हैं तो व्हाट इज योर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड एंड 3 इक्वल टू 2 सेकंड। सो t इक्वल टू 2 सेकंड पे जब हम देखेंगे, t इक्वल टू 2 सेकंड पे जब हम वेलोसिटी देखेंगे तो t को 2 डाल दीजिए, 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और जब टाइम को 3 सेकंड डाल देंगे तो आप वेलोसिटी आपका आ जाएगा 4 इंटू 3 एंड दैट इज 12 मीटर पर सेकंड। तो आई होप आपको समझ आ रही है बात। यहीं पे अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं मेरे बच्चों, तो देखिए एक्सेलरेशन में जो इंपॉर्टेंट बात है वह है कि एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन था, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम में। एंड फिर वही अगेन एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल आ जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। 1D में जब हम देखेंगे तो 1D में बोल देंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो भी हम एक नंबर की तरह रिप्रेजेंट कर लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसको भी हम vf माइनस vi अपॉन टाइम इंटरवल लिख सकते हैं। इस तरीके से 1D में एक्सेलरेशन की बात कर लेंगे हम लोग। एग्जांपल लेते हैं एक्सेलरेशन की। अब मान लीजिए एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 8 मीटर पर सेकंड है राइट की तरफ, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो 16 मीटर पर सेकंड है राइट की तरफ, और टाइम इंटरवल जो पास हुआ है वो 4 सेकंड है। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ कि उसका एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा पार्टिकल का, क्या चीज कितनी होगी, एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, तो बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम इंटरवल। अब फाइनल वेलोसिटी कितना है मेरे बच्चों, यहाँ पे 16 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है मेरे बच्चों, 8 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे, जब हम इसे डिवाइड करेंगे टाइम इंटरवल से 4 सेकंड से, तो ये कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अब प्लस आ रहा है, उस प्लस आने का मतलब क्या है कि इधर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि हमने वेलोसिटी को पॉजिटिव राइट की तरफ लिया है, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर राइट की तरफ है। जितने मेरे बच्चे हैं कोशिश करना कि एक्सेलरेशन जब भी मार्क करो तो डबल लाइन वाली एरो से मार्क करना, ताकि कंफ्यूजन नहीं होता कि वेलोसिटी क्या है एक्सेलरेशन क्या है, वरना बच्चे बहुत बार उसमें कंफ्यूज नजर आते हैं, मुझे मिस्टेक हो जाती है गलती से। अब यहाँ पे इस पार्टिकल की इनिशियली 16 मीटर पर सेकंड और फाइनली 8 मीटर पर सेकंड, मतलब स्पीड कम हो रही है। ठीक है, तो इन दिस केस जो एवरेज एक्सेलरेशन आएगा फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो +8 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टेलिंग मी कि इधर की तरफ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, नहीं नेगेटिव डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कुछ लोगों को लगता है कि रिटार्डेशन है, बट अभी मैं भी एक पॉइंट आपको क्लियर करता हूं, समझ आएगा, चिंता मत कीजिएगा। फाइनल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है इस तरफ से, तो अगेन इस केस में हम एवरेज वेलोसिटी जब निकालेंगे तो -16 मीटर पर सेकंड, ये फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए मैंने -16 मीटर पर सेकंड लिखा। इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है, तो इसलिए -8 मीटर पर सेकंड इसे लिखेंगे, और टाइम इंटरवल से जब अपन डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरे बच्चों। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात ये, अब तो स्पीड अप हो रहा है फिर भी एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है। अरे जो नेगेटिव एक्सेलरेशन आता है ना, उसका मतलब होता है एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो रिटार्डेशन है। वो बचपन में जब आप देखते थे तो रिटार्डेशन ठीक था, या वेलोसिटी के ऑपोजिट जब आप डायरेक्शन मानते थे तो रिटार्डेशन ठीक था, बट यहाँ पे इस तरीके से तो नेगेटिव इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। मतलब आपको अगर ये सोचना है रिटार्डेशन कब होगा, तो ये सोचो कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में जब एक्सेलरेशन होगा तब रिटार्डेशन होगा, और वेलोसिटी के डायरेक्शन में जब एक्सेलरेशन होगा तो एक्सेलरेशन होगा, ऐसे सोचो। और अगर वेलोसिटी खुद नेगेटिव हुई तो उसके अपोजिट डायरेक्शन तो पॉजिटिव हो जाएगी ना, तो इसलिए ये बात जो नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होता है वो गलत हो जाती है इफेक्टिवली। तो आई होप एक्सेलरेशन के बारे में समझ आ रहा है। तो ये जो बात मैं कर रहा था वो सब एवरेज एक्सेलरेशन की थी। अब मैं बात करता हूं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में क्या होगा, वो बेसिकली वही है डेफिनेशन, एट एनी इंस्टेंट, एंड दैट विल बी एवरेज एक्सेलरेशन फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल का मतलब है जो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी अपन करे थे उसमें डेल्टा टी डी टी हो जाएगा और डेल्टा वी डी वी हो जाएगा। अगेन वी नो दैट इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो बेसिकली हम बोल देते हैं दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
ऐसे कुछ हम लोग मैथमेटिकली से इमेजिन भी कर लेते हैं। अब जब हम इस बात को इस तरीके से इमेजिन कर लेते हैं तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकता हूं मैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि वेलोसिटी 3 माइनस टी स्क्वायर है और मैं आपसे पूछूं फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकंड, तो अब आप क्या करोगे? आप वेलोसिटी निकालोगे t इक्वल टू 2 सेकंड पे? नहीं निकालोगे मेरे बच्चों। एक्सेलरेशन के लिए आप सिंपली बात करोगे कि dv बाई dt फिगर आउट करोगे, और dv बाई dt जब फिगर आउट करोगे तो क्या हो जाएगा? -2t। वो हमारे पास कुछ आ जाएगा, जब क्योंकि 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव -2t हो जाएगा। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन अलग से हम देख सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? अगर हम t इक्वल टू 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन देखेंगे तो एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकंड जब हम लोग देखेंगे तो वो हो जाएगा -2 इंटू टाइम इज 2 seconds, so that will be -4 meter per second square. So this will be how, this is how we will be able to understand acceleration at t equal to 2 second. माइनस का मतलब ये है कि आप लोगों को समझ आएगा कि अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है मेरे बच्चों तो प्लीज डू हिट दैट लाइक बटन। इट एक्चुअली मोटिवेट्स अस टू मेक दीज मोर वीडियोज मोर, एंड हमें भी लगता है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है कंटेंट। यू जस्ट नॉट वॉचिंग इट for the sake of watching it, you are actually liking the content. We put a lot of effort. आप देख ही सकते हो कि इस पूरे लेक्चर को डिजाइन करने के लिए हम लोगों ने काफी ज्यादा एफर्ट डाला है। ठीक है, इनफैक्ट क्या कहते हैं, आप देखोगे तो ऐसी मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता रहूंगा। आई एम प्लानिंग टू मेक 1 वीडियो एवरी वीक ऑन 1 चैप्टर। तो आपके जो भी 11वीं के जितने चैप्टर्स हैं प्लस जो 12वीं के जितने चैप्टर्स हैं उन सब चैप्टर्स पे हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं ताकि आप लोगों को पूरा ढंग से रिवीजन हो सके। तो मेक श्योर दैट वीडियोस प्लेलिस्ट में चेकआउट करो। ठीक है, सो बच्चों यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो टॉपिक है आपका, वो आपने 10वीं में पढ़ा था, बट वहां पे क्या था, आपको वेक्टर्स के बारे में आइडिया नहीं था, आपको स्केलर्स के बारे में आइडिया था। तो आप हर मोशन को अलग अलग डिवाइड करके करते थे तो समझ आ जाता था। 11वीं में आते ही क्या हुआ कि पूरा मोशन एक बार में भी इमेजिन करने की रिक्वायरमेंट आने लग गई। जैसी वो रिक्वायरमेंट आई थी हमारा दिमाग शॉर्ट सर्किट होने लग गया था। उसी को आज सॉल्व करेंगे कि हम 1D मोशन, यूनिफॉर्मली मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन किस तरीके से अपने को देखना है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। प्लीज अंडरस्टैंड दैट ये तभी वैलिड होती हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। इसमें बहुत बार मैंने नोटिस किया है कि इवन व्हेन की एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन एक्स के साथ चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ चेंज हो रहा है, इवन देन पीपल ट्राई टू अप्लाई दीज इक्वेशंस। वो आप नहीं लगा सकते। ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट तभी वैलिड है। मैं प्रूव भी करूंगा आगे चल के जब इंटीग्रेशन वाला पार्ट पढ़ूंगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ूंगा तो। अब देखिए इसमें इक्वेशन क्या क्या है। सबसे पहली इक्वेशन है हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। v एट एनी टाइम t इज इक्वल टू v इक्वल टू यू प्लस एटी। तो अगर आपको वेलोसिटी कभी भी किसी टाइम पे निकालनी है तो क्या इक्वेशन यूज करोगे? v इक्वल टू यू प्लस एटी करोगे। v क्या है? उस टाइम पे वेलोसिटी है। u क्या है? t इक्वल टू 0 वाली वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन तो a है, t टाइम है, और ये विद साइन डाला जाएगा, साइन के साथ डाला जाएगा। ये ऐसे समझना है अपने को कि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव माना जाएगा, एक डायरेक्शन को नेगेटिव माना जाएगा। दूसरी इक्वेशन है s और टाइम के बीच में, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच की दूसरी इक्वेशन है अपने पास। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच की इक्वेशन क्या है मेरे बच्चों? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s क्या है यहाँ पे? s ये है 0 से टाइम इक्वल टू t तक का है। 0 से टाइम इक्वल टू t तक का ये डिस्प्लेसमेंट है। और क्या है? यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू क्या है? t इक्वल टू 0 वाली वेलोसिटी है अपनी। आई होप बच्चों समझ आ रही होगी कहानी। एक s में बहुत बार ये भी कहानी होती है कि s को आप बहुत बार x माइनस एक्स नॉट भी लिख सकते हैं, जैसे xf माइनस एक्स आई लिखते हैं ना। तो मतलब t इक्वल टू 0 पे अगर x नॉट पोजीशन है तो एट एनी टाइम अगर x है तो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू ये भी लिखा जाता है। तो वो कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं है, वो दैट इज फाइन, आप मैनेज कर लोगे। तीसरी इक्वेशन क्या है? v वर्सेस s की, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट की। तो अब आपको सपोजिटली ये पता है कि भाई किसी पर्टिकुलर टाइम वेलोसिटी जब है तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, और ऐसे निकालना है तो आपको टाइम क्यों निकालना पड़ेगा? कुछ क्या करते हैं, पहले टाइम निकालते हैं इससे और फिर वेलोसिटी निकालते हैं u प्लस एटी से। तो वो करने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लिख सकते हो। v ऑब्वियसली आपका फाइनल वेलोसिटी t वाली, t इक्वल टू 0 वाली, सब कुछ सेम है। अब हम एक और चीज बात करते हैं, ये थोड़ी नॉन कन्वेंशनल बातें हैं बट इसके बारे में बात कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है कि दो टाइम इंस्टेंट जिसमें एक टाइम इंस्टेंट पे वेलोसिटी v है और दूसरे टाइम इंस्टेंट पे वेलोसिटी u है, तो हम एवरेज वेलोसिटी को v प्लस यू बाई 2 बोल सकते हैं। अगेन दोबारा से बात रिपीट करूंगा बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले रिलेशन में पॉसिबल है। आप इन जनरल अगर v प्लस यू बाई 2 बोलोगे तो गलत हो जाएगी बात। आई एम श्योर आप समझ रहे होंगे, एक्सेप्ट कर रहे होंगे इस बात को। s in nth सेकंड, s in nth सेकंड का क्या मतलब है? जैसे अगर कोई बोले s5, ठीक है, s5 मतलब
S5 जो है इन 5th सेकंड कितना होगा। इन 5th सेकंड का क्या मतलब होता है मेरे बच्चों, इन 5th सेकंड का मतलब होता है बिटवीन t इक्वल टू 4 एंड t इक्वल टू 5 सेकेंड्स। तो 4 और 5 सेकंड के बीच जो होता है वो 5th सेकंड है हमारा, और उस केस में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो S5 है, और उसका फॉर्मूला क्या है, u ये t इक्वल टू 0 वाली वेलोसिटी है, ऐसे नहीं कि 4 सेकंड वाली वेलोसिटी, ये t इक्वल टू 0 वाली वेलोसिटी है, प्लस a/2 इंटू 2n-1, n वो यहाँ पे जैसे S5 में 5 डलेगा, इस तरीके से अपने को डालना है। ठीक है, बहुत बार इसको ऐसे निकालने में जो हम ऊपर निकाल रहे थे ना, ऊपर जो ST वाला था उसमें n टोटल क्या कहते हैं टिल n सेकंड निकाल लो, और फिर उसमें क्या करो माइनस कर दो टिल n-1 सेकंड, तो इसका जो प्रूफ होता है वो इस तरीके से ही हो जाता है। सो दैट इज, आई होप समझ आ रही होगी बात। थोड़ी बहुत एग्जांपल्स प्रैक्टिस करते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट आई जस्ट टॉक्ड अबाउट। एग्जांपल के हिसाब से क्या है, एट t इक्वल टू 0 हमें दे रखा है वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है पार्टिकल का। वेलोसिटी है t इक्वल टू 3 सेकंड निकालनी है। सबसे पहले सोचेंगे वेलोसिटी और टाइम का क्या रिलेशन है हमारे पास, ऑब्वियसली v इक्वल टू u प्लस at है, तो v इक्वल टू u प्लस at है, तो u कितना हो जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कितना, अगर मैं राइट के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया तो भाई बिल्कुल 5 मीटर पर सेकंड हो गया। v इक्वल टू u प्लस एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू टाइम कितना है 3 सेकंड पे बोल रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 और प्लस 5 17 मीटर पर सेकंड आपका यहाँ पे स्पीड आ जाएगा। दूसरा पूछ रहे हैं s टिल t इक्वल टू 7 सेकंड्स। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इन्होंने s एट s 7 सेकंड में नहीं पूछा, ये पूछा है डिस्प्लेसमेंट टिल 7 सेकंड्स। ठीक है, तो वहां से जब अपन देखेंगे तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u कितना है आपका 5 इंटू 7 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 4 इंटू टी का स्क्वायर विच इज 7 का स्क्वायर, 98 प्लस 35 133 मीटर हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। प्लस 133 मीटर ही आ रहा है, तो मतलब इस पोजीशन से ऑब्वियसली 133 मीटर तक आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नोटिस करें डिफरेंस, एस इन द 7 सेकंड अगर पूछेंगे, एस इन दी 7 सेकंड पूछेंगे अगर हम लोग, तो हमारे पास दो तरीके हैं इसको करने के। एक तरीका तो हमने जो फॉर्मूला सीखा है सिंपली उससे सोचते हैं u प्लस a/2 इंटू 2n-1, u कितना 5, अगेन t इक्वल टू 0 वाली वेलोसिटी, प्लस a/2 4/2 इंटू 2n-1 इज 2 इंटू 7 -1, 13 इंटू 2 26 प्लस 5 31 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट होगा इन दी 7 सेकंड। एक और चीज कर सकते थे, आप एस टिल 7 सेकंड निकाल चुके थे, अगर आप एस टिल 6 सेकंड निकालते, अगर आप एस टिल 6 सेकंड निकालते तो आप क्या कहते, 5 इंटू 6 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज 4 इंटू 6 का स्क्वायर, so that is 2 into 72 plus 30 102 मीटर्स। और अगेन आप नोटिस करते तो वही t इक्वल टू 7 सेकंड वाला आपको पता था कि 7 सेकंड तक 133 मीटर है, 6 सेकंड तक आपने निकाल लिया कि आपका 102 मीटर है, तो सबट्रैक्ट करते तो वही 31 मीटर आ जाता है। आई होप आपको इस बारे में चीजें क्लियर हो रही होंगी। देखो लाइफ में ना जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तभी थ्योरी क्लियर होती है, उससे पहले तो कोई थ्योरी क्लियर होती भी नहीं है बच्चों। ठीक है, अगर आपको कोई फिर भी डाउट आ रहा है तो आप चिंता मत करो, जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, यू विल गेट अ रिप्लाई विद इन a few hours। जैसी मेरे को टाइम मिलेगा, जैसी मेरी क्लास नहीं होती है मैं देखता ही हूँ सबसे पहले, आई विल रिप्लाई विद इन दोज आवर्स, सो यू विल गेट एन आंसर। तो v व्हेन s इज इक्वल टू 33 मीटर्स, अगर वेलोसिटी जब s 33 मीटर है तो क्या हो जाएगा। अब देखो फिर हम कर सकते हैं s 33 का ये निकालने के लिए टाइम निकाल सकते हैं और वहां से कर सकते हैं, या फिर मेरे सामने एक बेटर सिचुएशन है, मैं कुछ इस तरीके वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। तो अब मेरे को v निकालना है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, मेरा 5 स्क्वायर है, प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन जो है वो 4 है और s जो है 33 है, 33 इंटू 4 जो है वो हो जाएगा 132 इंटू 2 4 और 264 प्लस दिस 25 289, उसका जब रूट लेंगे तो v की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 17 मीटर पर सेकंड। एक्चुअली प्लस माइनस आएगी। इन दिस सिनेरियो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि ऑब्जेक्ट राइट की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ एक्सेलरेट हो जा रहा है, तो उस तरीके से है। ठीक है, तो इस वजह से प्लस 17 ही हम लोग माइनस वाले को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमें पता है लेफ्ट की तरफ जा ही नहीं रहा, जा ही राइट की तरफ रहा है, तो वो पॉजिटिव वाला ही है। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 3 सेकंड एंड t इक्वल टू 7 सेकंड। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 3 सेकंड एंड t इक्वल टू 7 सेकंड की अब जब हम बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी को दो तरीके से करा जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल कर सकते हो, या फिर आप v प्लस u बाई 2 कर सकते हो। तो मेरे को तो v प्लस u बाई 2 वाला फॉर्मूला बेटर लगता है, v प्लस u बाई 2। अब t इक्वल टू 3 सेकंड वाली हमने वेलोसिटी निकाल ली थी ना, 17 मीटर पर सेकंड आई थी, t इक्वल टू 3 सेकंड वाली वेलोसिटी निकाली थी 17 मीटर पर सेकंड थी, वो u हो गया आपका, एंड जो v हो जाएगा t इक्वल टू 7 सेकंड पे, तो u प्लस 80, 5 प्लस 4 इंटू 7 28 33 मीटर पर सेकंड आपका वो हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। आप अगर डिस्प्लेसमेंट से करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, या फिर कुछ और तरीके से करना चाहते हो वो भी आप निकाल सकते हो। तो ये आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा यहाँ पे।
ठीक है बच्चों, तो ये देखो सिंपल से हमारा क्वेश्चन, जो इक्वेशंस थी हमारी, मैंने उसका एप्लीकेशन सीखा, सारी इक्वेशंस को अप्लाई करने की मैंने कोशिश करी है कि आपको वो समझ आ जाए कि किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। सब कुछ एक डायरेक्शन में होता तो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। अगेन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज मोशन अंडर ग्रेविटी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी हम कोई दो ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो कुछ लोगों को ये फीलिंग आती है कि भारी ऑब्जेक्ट ज्यादा तेज मूव करेगा, बट ऐसा नहीं है मेरे बच्चों। ठीक है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम साइज शेप के ले लो और एक का क्या कहते हैं वेट ज्यादा रखो और एक का वेट कम रखो, देखेंगे आप इंटरेस्टिंग दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली गिरेंगे नीचे, विच बेसिकली मीन्स कि हर ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी होता है। जब भी ग्रेविटी में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है। और आप सरप्राइज होंगे ये बात जान के कि इवन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अप तो रुकता क्यों है, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी होता है। तो चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा हो चाहे ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा हो, उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जी के बराबर होगा। और इस जी की वैल्यू जनरली कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ लोग इस वैल्यू को, मतलब कुछ लोग क्या, हम कभी कभार कैलकुलेशन करते समय इस वैल्यू को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी मान लेते हैं, जस्ट टू मेक आवर कैलकुलेशंस इजियर। So that's basically fine। अब कुछ बेसिक केसेस होते हैं जो हम लोगों ने बचपन में पढ़े हुए हैं जब हम लोग छोटे थे, उन बेसिक केसेस को अपन याद रखते हैं। जो पहला बेसिक केस है कि अगर h हाइट से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया तो उसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड को हिट करने में। ठीक है, तो वहां से अगर हम निकालेंगे तो जो टाइम आ जाता है उसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, अंडर द रूट में 2h/g। आप कहेंगे भैया हमें तो नहीं समझ आया, कहां से आया फॉर्मूला आपके पास। हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर इनिशियली वेलोसिटी 0 है तो ut, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बारे में बात हो रही है, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट h है और टाइम t हमें निकालना है, तो s = ut + ½ at² में h = 0 + ½ gt² अपन करेंगे तो वहां से अपना ये निकल भी जाएगा। बट अगेन हमें इसे याद रखना है इस रिजल्ट को कि अगर हाइट h से ड्रॉप किया तो अंडर 2h/g हमारा टाइम लगता है नीचे तक गिरने में। सिमिलरली दूसरी बात है कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड स्टोन को हिट करेगा, सॉरी स्टोन ग्राउंड को हिट करेगा। तो उसके लिए हमारा जवाब सिंपल सा है, वेलोसिटी जो होगी जिससे वो स्टोन ग्राउंड को हिट करेगा वो √2gh होगी। आपको कि भैया स्टोन ग्राउंड को हिट करने के बाद तो रेस्ट पे आ जाएगा। नहीं मेरे बच्चों, जस्ट हिट करने से पहले बोल रहे हैं जो वेलोसिटी है, जस्ट हिट करने से पहले हम लोग इसमें बात कर रहे हैं कि ये क्या होगी। ठीक है, तो आई थिंक दैट इज फेयरली सिंपल। ठीक है, तो अगर देखो आप लोगों को लगता है कि वीडियो जो हम बना रहे हैं ये आप लोगों को अच्छा लग रहा है, यू फाइंडिंग इट हेल्पफुल, तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन यार, इट डेली मोटिवेट्स अस एंड आई एम श्योर आपको वो अच्छी बात, मतलब आपको समझ आएगा वहां से, मतलब हम और भी वीडियोस बनाएंगे एंड यू विल लाइक दोस वीडियोस एज वेल। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी विद विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। तो कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड, सो ये हमने बात करी √2g। जब कोई बोलेगा इसे प्रूव करना है अपने को, तो प्रूव कैसे करेंगे हम लोग इसे? प्रूव करने के लिए हम कह सकते हैं v² = u² + 2as, और उसमें आप नोटिस करोगे तो v की वैल्यू हमें निकालनी है, u 0 है और एक्सेलरेशन g है और डिस्प्लेसमेंट h है, तो वहां से v की वैल्यू अंडर 2gh हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगी। साइन के बारे में बात अगर कुछ कंफ्यूजन है तो हम उस पर करेंगे, चिंता मत करो, ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। टाइम आफ्टर विच द स्टोन कम्स एट रेस्ट, कौन से केस में? अगर आप एक स्टोन को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, तो अपने को बताना है कि कितनी देर बाद ये जो स्टोन है वो रेस्ट पे आता है। ठीक है, तो अगर ये हमें बताना है तो इसके लिए टाइम सिंपल सी बात है कि t निकल जाता है हम लोगों का u/g। अगेन बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी आपको पता है कि 0 होगी जब वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे आएगा, तो वहां से आप समझ सकते हो कि जो टाइम लगेगा, मतलब v = u + at से अगर आप नोटिस करेंगे तो वहां से आप ये टाइम निकाल सकते हो। एक इसमें ये भी बात हो सकती है, टाइम अप है ये, अगर टाइम डाउन की बात करेंगे इन दिस केस तो वो भी इन दिस केस u/g आ जाएगा। और टोटल टाइम की बात भी करी जा सकती है यहाँ से, क्या कहते हैं कि अगर आप u स्पीड से ऊपर फेंक रहे हो पार्टिकल को तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 2u/g। ये बात भी हम लोग याद रख सकते हैं, इट इज वर्थ रिमेंबरिंग मेरे बच्चों। अगेन इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि मैक्सिमम हाइट कितनी रीच कर रहा है पार्टिकल, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय दिस पार्टिकल, अगर हम इस बारे में बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? अगर u स्पीड से आपने फेंका है तो फिर से अगेन v² = u² + 2s वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, या फिर ये बात याद रख सकते हो कि ये वैल्यू u²/2g हो जाएगी। ये जो वैल्यू है u²/2g हो जाएगी। इंटरेस्टिंग बात है, बहुत बार ये फॉर्मूला काम आ जाता है इवन व्हेन द एक्सेलरेशन इज नॉट g, बिकॉज सिचुएशन सेम बन जाती है और हम बोल देते हैं नीचे की तरफ कुछ और एक्सेलरेशन है तो वो वाला एक्सेलरेशन डाल दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो मैक्सिमम हाइट ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंच रहा है वो u²/2g हाइट ये पार्टिकल यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ आ रहा है। ये 4 रिजल्ट्स हैं बेसिक केसेस में मैंने बोल रहा हूँ, इनको हमें याद रखना है। ये आपके 10वीं वाले रिजल्ट हैं, इनको आप 10वीं में प्रूव करते थे, अब बस इन्हें याद रखना है। ठीक है, अब हम इसके बियॉन्ड चीजें करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं 11वीं में जब हम आ जाते हैं। जो मेन डिफरेंस 11वीं में आने में क्या आता है,
ठीक है, अब 11वीं में आने पे वो क्या करते हैं, सीधे नीचे जमीन से नहीं फेंकते, एक टावर लिया, टावर के टॉप से फेंक दिया 20 मीटर पर सेकंड से। अब ये पूछ दिया कि स्टोन को 10 सेकंड लग रहे हैं ग्राउंड हिट करने में। ग्राउंड कौन सा है कि यहां से घूम के ये स्टोन नीचे तक आता है, इसमें से 10 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, आपका दिमाग खराब। अब आप जनरली फीलिंग क्या रखते हो, आप फीलिंग रखते हो कि हम पहले ऊपर का ही निकाल लेते हैं कितनी हाइट होगी, फिर यहां से यहां तक का मोशन ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये 3-4 बार में 3-4 चीजें करके आप निकाल लेते हो कितनी, अगर ये क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आप सॉल्व कर लेते हो। हम अपन कैसे करते हैं, ठीक है, मैं कैसे करता हूं, मैं ऐसे कहता हूं मैं एक इक्वेशन लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ एक इक्वेशन लिख के। कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए, तो मान लेते हैं ऊपर की तरफ पॉजिटिव मैंने मान लिया है। ठीक है, 90% टाइम जितनी इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको पॉजिटिव मानते हैं, बट अगेन दैट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल, आप नीचे ही पॉजिटिव मान सकते हो। तो जब मैंने ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लिया, तब ये पार्टिकल 10 सेकंड बाद यहां पहुंचा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का वेक्टर, देखिए बेसिक डेफिनेशन वाली बात यूज होगी ना भाई, ये डिस्प्लेसमेंट है आपका नेगेटिव डायरेक्शन में कितना, अगर ये टावर की हाइट h है तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, -h बोल देंगे अपन इसे, दैट इज इक्वल टू, ये -h कैसे है, समझ आ रही है बात, ऊपर की तरफ पॉजिटिव माना, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए -h बोल दिया हम लोगों ने, इज इक्वल टू ut, u पॉजिटिव है, 20 × 10, टाइम 10 सेकंड है। प्लीज अंडरस्टैंड, कुछ लोगों ने नहीं बेटा टाइम तो देखो नीचे आते समय कुछ और है, बेटा हमने u20 लिया तो यहां से लेके यहां तक का टाइम 10 सेकंड है, यहाँ बीच में कुछ टाइम होगा, यहाँ से 6 सेकंड आएगा, जो भी आएगा वो अलग कहानी है। ठीक है, वो हमें नहीं घुसना उसमें। 20 × 10 प्लस 20 × 10 के बाद प्लस हाफ at², हाफ एक्सेलरेशन इज -10 क्योंकि नीचे की तरफ ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया हुआ है, 10 का स्क्वायर, इस तरीके से अपने पास आ जाएगा। एंड दिस विल बी 200 - 500 विच इज -300। तो यहां से हमारा -h -300 मीटर आ गया, विच इंप्लाइज की जो h है वो 300 मीटर आ गया। तो ये हमारा हाइट ऑफ द टावर निकल के आ गया एक इक्वेशन से। तो ये कैपेबिलिटी हमें 11वीं में हासिल करनी होती है, जिस वजह से हम लोग ये नहीं करते हैं और हम हमेशा परेशान घूम रहे होते हैं कि टीचर ने क्या इक्वेशन लिख दी या फिर हमें क्या इक्वेशन यूज करनी है, ताकि हम इस क्वेश्चन को एक स्टेप में कर सकें। टाइम थोड़ा कंस्ट्रेन हो जाता है ना भाई, जेईई नीट वगैरह में, तो टाइम का हमारे पास ऐसा तो नहीं है कि हम बराबर करते रहेंगे बहुत सारी चीजें। और अगेन इस क्वेश्चन में तो बहुत सारे पार्ट्स निकालने, तो ठीक है आप निकाल भी लो सारी इंडिविजुअल चीजें, बट हर एग्जाम में तो एक क्वेश्चन एक ही पार्ट निकालना होगा ना, तो उस एक पार्ट के लिए आप बार बार बहुत सारी कैलकुलेशन तो नहीं करना चाहते। दूसरी चीज हम एक बात बोल रहे हैं, टाइम टेकन टू रीच दी टॉप। भाई टॉप पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे टॉप पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, अगर वो भूल जाएगा तो वो तो, अब इस केस में समझेंगे इस बात को कि डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरे पास, नीचे से नहीं फेंका, यहाँ से फेंका, यहाँ से ऊपर तक का ही तो टाइम पूछ रहा है भाई, ये यहाँ से तो ऊपर तक का जब टाइम होगा तो टाइम अपने क्या बोला, u/g बोला था, u कितना है 20 मीटर पर सेकंड अपॉन एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ से अपना टाइम आ जाएगा 2 सेकंड। तो ये 2 सेकंड टाइम आ जाएगा। मैंने बोला कि क्वेश्चन लिखते ही पता होना चाहिए कि ये वाली जो चीज है कि 20 मीटर से ऊपर, 20 पर सेकंड से ऊपर फेंके, 2 सेकंड ऊपर लगेंगे, फिर 2 सेकंड नीचे यहाँ तक आने में लगेंगे, तभी देखो मैंने तो ऊपर वाले क्वेश्चन में बताती यहाँ से यहाँ तक का टाइम 6 सेकंड है, जब वो नीचे आ रहा है तो ठीक है। तो ये मेरे लिए काफी ऑब्वियस हो गया था, मैंने कैलकुलेशन दिमाग में कर ली। तो आप लोग अगर इस रिलेशन को समझ जाओगे तो दिमाग में कर लोगे। हाइट, मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड, सिंपल सी बात है, u²/2g आपकी कौन सी हाइट है, ये वाली हाइट जो है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना ऊपर गया वो u²/2g है, तो वो 20 का स्क्वायर अपॉन 2 × 10 हम लोग नोटिस करेंगे तो ये 20 मीटर आ जाएगा। मेरे बच्चों अगर आपको ये फास्ट लग रही है वीडियो तो आप इसको स्लो कर सकते हो, पॉज करके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो और ये चेक कर सकते हो कैसे करना है। और अगर आपको स्लो लग रही है वीडियो तो आप इसे 1.25x से देख सकते हो या 1.5x पे, जैसे भी आपका एग्जाम आ रहा है तो भाई आपके पास टाइम नहीं है तो यू हैव टू मे बी वॉच इट फास्ट, तो आप वो भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अगेन आई होप ये समझ आ रहा है हम लोगों को। एंड देन अगेन इस तरीके से जब हम चीजों को देखेंगे तो नेक्स्ट बात जो हमारे सामने आती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t = 1 सेकंड एंड t = 5 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t = 1 सेकंड एंड t = 5 सेकंड क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता था हमारा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इस तरीके से हम देखते थे। मैं कह रहा हूं यहाँ पे एक और सिंपल सा तरीका हम देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टिल t = 1 सेकंड अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे, अगर मैंने ऊपर की तरफ पॉजिटिव ली हुआ है तो 20 × 1 - ½ × 10 × 1 का स्क्वायर विच इज +15 मीटर। टेलिंग मी व्हाट कि 2 से 1 सेकंड बाद पार्टिकल यहां से 15 मीटर हाइट ऊपर है, ठीक है। ये t = 1 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन। अब t = 5 सेकंड पे अगर हम सोचते हैं पार्टिकल की पोजीशन का है, t = 5 सेकंड पे अगर हम पार्टिकल की पोजीशन सोचते हैं तो फिर से हम निकाल लेंगे t = 5 सेकंड तक कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, 20 × 5 - ½ × 10 × 5 का स्क्वायर, 125 माइनस दिस, सो दिस इज -25 मीटर। -25 मीटर नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ 25 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो पार्टिकल की जो पोजीशन है वो कोई यहाँ पे है, ठीक है, t = 5 सेकंड पे।
तो अब अपन को ये बताना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 5 के बीच में, या तो एक सिंपल सी चीज करो कि ये जो रिक्वायर्ड वैल्यू है दैट इज इक्वल टू t इक्वल टू 5 वाला माइनस t इक्वल टू 1 सेकेंड तक जो है उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। वहां से सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे निकाल सकते हो कि -25 -15 विच इज -40 मीटर। या फिर आप लॉजिकली भी करना चाहते हो कि यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तक आता है ना। इसमें कुछ लोग कंफ्यूजन आ रहा होगा कि यार भैया ये तो ऊपर घूम के आएगा। नहीं यार, डिस्प्लेसमेंट तो पोजीशन पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन दी सॉरी पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज 15 प्लस 40 नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए -40 मीटर आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से निकलेगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसी प्रश्न का वो है कि इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट इन दैट केस आप क्या निकालोगे, उस केस में आप ये वाला पाथ भी ऐड करोगे क्योंकि आपको ये टोटल पता था कि ये 20 मीटर आया था, ठीक है। तो ये 15 मीटर आ गया, तो ये आपको पता 5 मीटर है, ये 5 मीटर है और ये 40 मीटर, तो 50 मीटर आपका डिस्टेंस हो जाएगा। बट अगेन दैट्स ओके, वो आप लोग फिगर आउट कर लोगे। एक और क्वेश्चन जो इसमें हम लोग करना चाहते हैं, वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ द टार। ये थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, मैंने नोटिस किया है बहुत बार, ठीक है। इसको करने का बेसिक 2 तरीके हैं। एक तो बिल्कुल बेसिक तरीका है कि मिड पॉइंट ऑफ द टार का मतलब है आप यहाँ पहुंच गए, ठीक है। तो यहाँ पहुंच गए तो आप यहाँ से पहले हाइट निकाल लोगे टॉप मोस्ट पॉइंट, फिर वहां से आप चीजें मैनेज कर लोगे, तो वहां से कर सकते हो। या फिर मैं तो सिंपली करता हूँ कि मुझे पता है कि इस केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ 150 मीटर है, तो मैं जब फॉर्मूला यूज करता हूँ v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो उसमें मुझे ये बात क्लियरली समझ आ जाती है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में v मुझे निकालना है, u कितना है 20 का स्क्वायर, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा u और v में, प्लस एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है। अगर मैं ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया हुआ है तो 2 इंटू -10 इंटू -150 इस तरीके से आ जाएगा, विच इज 3400। तो v की जो वैल्यू है वो अंडर द रूट 3400 मीटर पर सेकंड इस तरीके से अपने पास आ जाएगी। प्लस माइनस दोनों ऑप्शन है, ऑब्वियसली नीचे की तरफ है, तो अगर आप डायरेक्शन स्पेसिफाई कर सकते हो एरो से, या फिर आप अगर आपने ऊपर की तरफ पॉजिटिव माना हुआ है तो उसमें भी कह सकते हो 10√34 भी बोल सकते हो। √34 की वैल्यू जनरली एग्जाम में जेईई नीट जैसे एग्जाम में हमसे नहीं पूछी जाती है, मोस्टली पूछी जाएगी, तो इन दैट्स टॉर्चर दैट वी विल हैव टू गो थ्रू, ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी मेरे बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ आया कि मोशन अंडर ग्रेविटी की प्रॉब्लम्स को किस तरीके से देखना है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की प्रॉब्लम्स को किस तरीके से देखना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू शेयर इट विद योर स्टडी ग्रुप, जो भी आपके साथ बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ प्लीज शेयर कीजिएगा। एंड ऑल्सो अगेन आई विल बी मेकिंग मोर सच वीडियोज इन जनरल, तो आप उसको प्लीज you can subscribe to our channel or you can check them out in the playlist कि आपको ये सारी वीडियोस कैसे आप देख सकते हो। तो ठीक है बच्चों, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन एंड दैट नेक्स्ट सेक्शन इज ग्राफ्स। सो बच्चों हम लोग ये बात कर रहे हैं कि काइनेमैटिक्स में जो अगला सेक्शन है वो क्या है, वो है ग्राफ्स का। इसके बाद हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे मूव कर जाएंगे, बट ग्राफ्स को हम पहले असेस करते हैं ताकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी हमारे लिए समझना थोड़ा सा आसान हो। तो ग्राफ्स ऑलरेडी हम थोड़ा बहुत ग्राफ्स हमने 9वीं 10वीं में देखा है, ठीक है, बट 11वीं 12वीं में जब हम आके देखते हैं तो ग्राफ बहुत ज्यादा इन्वॉल्विंग हो जाते हैं, हमें उनको बहुत अच्छे से इमेजिन करना होता है। तो अब अगर इन ग्राफ्स को हम लोग सोचेंगे तो किस तरीके से सोचेंगे ये सोचना है अपने। तो काइनेमैटिक्स में जो हमारे ग्राफ्स होते हैं, तो हमारे 3 मेन ग्राफ होते हैं जिसके बारे में हमें बिल्कुल डिटेल में जानना है। वन इज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, दूसरा वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और तीसरा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। इसके अलावा एक ग्राफ जो काफी ज्यादा पूछा जाता है वो है वेलोसिटी वर्सेस एक्स वाला ग्राफ है। ये मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं वेलोसिटी वर्सेस एक्स वाले ग्राफ के बारे में बात कर रहा हूं, तो वो आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन में किस तरीके के हम लोग ग्राफ्स देख सकते हैं। अब यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात करते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा मेरे बच्चा, एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा आ जाएगा, वो बिल्कुल एकदम आप इमेजिन कर सकते हो कि सीधे सीधे एक्स एक्सिस पे ही आ जाएगा, सिंपली ऐसे, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है बिल्कुल 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन 0 हो गया तो वेलोसिटी कैसी है हमारी, कांस्टेंट है। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जब हम उसका ग्राफ देखेंगे तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी बिल्कुल एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो AT जो होगा वो बिल्कुल कोइंसिडेंट विद एक्स एक्सिस है, और जो VT है वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, बट वो थोड़ा सा ऊपर या नीचे एक्स एक्सिस से होगा। सिमिलरली अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, सीधे सीधे वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाता है। अगर आप
इक्वेशन ऑफ मोशन जो भी पहले पढ़ी थी एक्सेलरेटेड वाली, उसमें ए को 0 डाल दोगे तो भी आप समझ सकते हैं ऐसा हो जाएगा। एस इज इक्वल टू वी नॉट टी है। जब आप एस इक्वल टू वी नॉट टी देखते हैं तो बिकॉज टी में ये लीनियर एक्सप्रेशन है तो इसका जो एक ग्राफ बनता है वो एक लाइन बनती है, तो इसकी जो लाइन है कुछ इस तरीके से आ जाएगी। और एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें ये आ जाती है कि एस इक्वल टू वी नॉट टी है तो टी इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0, तो ये ग्राफ 0 से स्टार्ट हो जाता है। यहीं पे जब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम की बात करते हैं तो इट इज वर्थ टू मेंशन दैट एक पोजीशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है हमारा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पोजीशन का जो रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट के साथ वो क्या है, वो आप बोल सकते हो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक्स माइनस एक्स नॉट होता है ना, इसको आप उधर ले जाएंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू थी उसमें एक्स नॉट ऐड हो जाएगा, तो जो बस टी इक्वल टू 0 पे जो आपकी पोजीशन थी वो 0 होने की जगह एक्स नॉट हो गई। तो ग्राफ बिल्कुल सेम है डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वाला, द ओनली थिंग इज वो स्टार्ट वहां पे थोड़ा इस तरीके से हो रहा है। अगर आपको वीडियो थोड़ा स्लो लग रहा है तो आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, क्या कहते हैं, वीडियो को जिस भी स्पीड में आपको समझ आ रहा है। और अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा है तो आप लोअर कर सकते हो या पॉज करके चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश कर सकते हो बच्चों। आगे चलते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केसेस में ग्राफ कैसे नजर आएंगे? यूनिफॉर्म मोशन में अपने देख रहे चारों ग्राफ कैसे दिख रहे थे। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में जब हम लोग ग्राफ देखेंगे तो हमें सिंपली कुछ इस तरीके से नजर आएगा कि जो हमारा वेलोसिटी वर्सेस एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, तो वही अगेन जो हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वही कुछ वैल्यू आ जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू अगेन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। वेलोसिटी वर्सेस टाइम की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमें वेलोसिटी का रिलेशन पता है v इक्वल टू यू प्लस एटी है, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी है, तो वहां से हमें समझ आ जाएगा कि इनिशियली u है और अगेन एक्सेलरेशन अपने पास है, तो फिर v इक्वल टू यू प्लस एटी में ये देखिए टाइम में लीनियर इक्वेशन है, बस t इक्वल टू 0 पे u से स्टार्ट हो रहा है, कुछ इस तरीके से लाइन आ जाएगी, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं आप इसे। सिमिलरली जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है वो जो इक्वेशन बनेगी वो किस तरीके की इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन बनेगी, तो वो कैसे स्टार्ट होगी, वो बिल्कुल पैराबोला होगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टी में, तो ये पैराबोला बनेगा। अगेन ये बात आप नोटिस कर सकते हैं कि ये जो पैराबोला है अगर एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 है तो ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और अगर एक्सेलरेशन लेस देन 0 है तो ये ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। इस तरीके से आप इस बात को इमेजिन कर सकते हैं। अगेन पोजीशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट में तो अगेन एज आई सेड कि डिस्प्लेसमेंट में कुछ एड ऑन हो जाएगा, सिंपली दैट इज आवर न्यू पोजीशन, तो यहाँ पे x नॉट से स्टार्ट हो जाएगा, बट अदरवाइज जो ग्राफ आपका डिस्प्लेसमेंट का था एग्जैक्टली सेम ग्राफ आपका पोजीशन का भी होगा। तो आई एम श्योर आपको ये बात समझ आ रही होगी, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ग्राफ्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो कुछ जनरल बातें हमें याद रखनी चाहिए ग्राफ्स के बारे में। जो पहली बात है हमारे लिए वो क्या है, स्लोप ऑफ एस टी। स्लोप ऑफ एस टी क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम या फिर इसमें पोजीशन टाइम भी बोलेंगे तो सेम बात रहेगी। ये जो होता है वो होता है वेलोसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम या पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप निकालेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी। वेलोसिटी टाइम की स्लोप निकालेंगे, अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर स्लोप निकालेंगे तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। जिन बच्चों को वेलोसिटी स्लोप वगैरह की बात समझ नहीं आती, डोंट वरी, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एंड दैट विल बी फाइन। आपको कुछ डाउट है तो मेक श्योर दैट यू पुट दैट डाउट इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपका डाउट वहां पे क्लियर कर दूंगा, आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से करना है उसे, ठीक है। एरिया अंडर वीटी ग्राफ के बारे में बात करते हैं अगर हम लोग, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या हो जाएगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ होगा डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली एरिया अंडर एटी ग्राफ की बात करेंगे, अगर एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ है उसमें हम अगर एरिया देखेंगे टाइम वाली एक्सिस और ग्राफ के नीचे का, तो वो हमें दिखेगा, वो हो जाएगा हमारा चेंज इन वेलोसिटी। बहुत बार इसे लोग वेलोसिटी बोल देते हैं बट एक्चुअली ये चेंज इन वेलोसिटी होगा, तो ध्यान रखेंगे हम सब लोग। आई होप दिस विल बी क्लियर टू एवरीबॉडी। अब हम जब इस बात को समझ रहे हैं, अब इन ग्राफ्स में हमें ये सीखना है कि भाई अगर एक पर्टिकुलर ग्राफ दे रखा है तो हम दूसरा ग्राफ किस तरीके से बना सकते हैं। यहां पे सबसे पहले जो मैं चीज सीख रहा हूं वो है, अगर मुझे एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ दे रखा है वहां से मैं वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कैसे बना सकता हूं। अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए, सिंपली मैंने बोला एक्सेलरेशन टाइम से वेलोसिटी टाइम का बनाने का जो बेसिक ट्रिक है वो है कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम इज चेंज इन वेलोसिटी। तो अब यहां पे दे रखा है 2 सेकंड तक 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ये हमें समझ आ रहा है। अब जब मुझे ये बात समझ आ रही है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो एटी जो है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, तो वीटी कैसा होगा, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन होगा, v इक्वल टू यू प्लस एटी। समझ आ रही है हम लोगों को ये बात। तो जब हमें बात समझ आती है तो अब देखिए, अब मैं क्या समझना है, मुझे 2 चीजें समझनी है यहाँ पे ग्राफ की। जब भी हम कभी कोई ग्राफ बनाएंगे तो हम सोचते हैं कि ग्राफ कहां से कहां बनेगा और कैसी शेप से ज्वाइन होगा, ठीक है।
तो सबसे पहली बात t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो आपको पता है t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, बहुत ही अच्छी बात है। t इक्वल टू 2 सेकंड तक अपने को ग्राफ बनाना है, तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी अगर हम देखेंगे तो हम ये एरिया चेक करेंगे। ये जो एरिया है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया 3 × 2 6 आ जाएगा। तो इसका एरिया का क्या होता है, दिस एरिया इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब है, अभी 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है और अगर 6 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ तो 2 + 6 कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे आपको पता है कि वेलोसिटी जो है हमारी 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो पहले हम लोग ये 2 पॉइंट हमने प्लॉट करे कि किन 2 पॉइंट्स के बीच का हमें ग्राफ बनाना है। अब हमें ग्राफ ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, क्या बनाना है वो हम नोटिस करेंगे। वो कैसे नोटिस करेंगे हम लोग कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जब AT हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है तो VT इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहां से हमें समझ आ जाएगा कि VT विल बी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके से हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा ग्राफ बन गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो बच्चों तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, क्योंकि वी लाइक दैट कि आपको अप्रिसिएशन है जो हमने मेहनत करी है उस चीज़ का। अगर आपको लगता है कि आपको फायदा हो रहा है तो डू दैट। ऑल्सो यू कैन शेयर द वीडियो इन योर स्टडी ग्रुप्स की, और भी बच्चे जो हैं जो चैलेंज फेस कर रहे हैं 1D मोशन से, उनको भी थोड़ी हेल्प मिल सके। VT वर्सेस AT की जब हम लोग बात कर रहे हैं, अगर VT का ग्राफ दे रखा है और वहां से AT निकालना है, तो हमने क्या जनरल रूल पढ़ाया था कि VT का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है। अब स्लोप कैसे निकालेंगे भैया, अब स्लोप देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास 0 to 2 सेकंड कुछ हो रहा है, 2 सेकंड to 4 सेकंड कुछ हो रहा है, तो 0 से 2 में कुछ अलग रखेंगे, 2 से 4 में कुछ अलग रखेंगे। VT कैसा है यहाँ पे, ठीक है। अब अगेन स्लोप जो है कैसे निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए स्लोप कितनी, यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2 मीटर पर सेकंड है, लिखा ना शायद कहीं मिस हो गया है ये, ठीक है। तो 2 मीटर पर सेकंड इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का सॉरी y कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट 0 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखेंगे तो x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 5 मीटर पर सेकंड है। तो अब इस लाइन की अगर स्लोप निकालेंगे हम लोग, अगर इस लाइन की स्लोप निकालते हैं, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। अब यहाँ पे y2 - y1 कितना होगा मेरे बच्चों, वो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड माइनस 2 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय x2 - x1 जब करेंगे तो 2 - 0 इस तरीके से हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो अपने को ये समझ आ गया कि 0 से लेके 2 सेकंड के बीच में, 0 से लेके 2 सेकंड के बीच में जो हमारा एक्सेलरेशन है वो 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एंड दैट इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्लोप। देखिए क्या अब ये ग्राफ कैसे ज्वाइन करेंगे, तो वो सिंपल सी बात है, वैसे तो हमें पता है 1.5 ही है, बट ये VT जो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है, व्हाट डज दैट मीन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, v = u + at वाली सिचुएशन है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाएगा। तो हमारा जो ग्राफ है वो इस तरीके से कुछ कांस्टेंट रहेगा 2 सेकंड तक। उसके बाद 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में देखेंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने को पता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हम लोग सोच सकते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड। स्पीड तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, वेलोसिटी 0 है। तो अब जब यहाँ पे हम नोटिस करेंगे, तो जब इसकी स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, फिर से y2 - y1 0 - 5 डिवाइड बाय 4 - 2 which will be -5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स कि 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में जो आपका एक्सेलरेशन है वो -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। माइनस है तो हमें इस तरह डालना पड़ेगा। देखिए यहाँ स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ स्लोप नेगेटिव है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो यहां से जब हम लोग नोटिस करेंगे तो हमें ये बात समझ आ जाएगी कि इस वाले पार्ट में जो आपका ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से अपने को नजर आ जाएगा कि इस तरीके से हमारा ग्राफ होगा। तो ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से। तो बस यही बात आपको समझनी है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ से एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसी वीडियोस और देखनी हो तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, उसमें अलग अलग चैप्टर्स की वीडियो है। और अगर ये हम वीकली हर वीडियो रिलीज करते हैं तो अगर कुछ नई रिलीज नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको वीडियोस मिलती चली जाएंगी, कोई इसमें इशू नहीं होगा। आपको दिख जाएगी क्या वीडियोस हम रिलीज कर रहे हैं हर वीक। VT to ST, तो अभी जैसे हमने ऊपर जो VT ग्राफ दे रखा था वहां से अगर हम लोग ST ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं तो वो कैसे बनता है। तो अभी मैंने क्या जनरल रूल पढ़ा, उस जनरल रूल को याद करिएगा कि एरिया अंडर VT ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट। सो VT ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन है कि एरिया अंडर VT ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट इन दैट टाइम इंटरवल। तो बहुत सिंपल सी बात हो जाएगी। तो यहाँ पे 0 से 2 सेकंड में देखेंगे तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, ऐसे सोचेंगे ये वाला एरिया जो होगा, ये एरिया कितना होगा, ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का एरिया होता है सम ऑफ पैरेलल साइड विच इज 2 + 5 into हाफ बेस एंड द हाइट जो है यहाँ पर 2 सेकंड हो जाएगी। तो ये टोटल जो एरिया है, जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आ जाएगा वो हो जाएगा 7 मीटर का।
तो अपने को ये समझ आ जाएगा 0 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो 7 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। तो 0 सेकंड पे 0 पे है और 2 सेकंड पे 7 मीटर डिस्प्लेसमेंट पे पार्टिकल का। साथ यहां बना देता हूं मैं, 7 मीटर यहां पे। तो हमें इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। अब अपन को ये सोचना होता है कि इन दोनों पॉइंट्स, हमने पॉइंट्स ये कर रहे थे, जैसे पॉइंट्स बना लेते हैं, फिर हम ये सोचते हैं इन पॉइंट्स के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा। तो इन पॉइंट्स के बीच में जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो ये कैसा है, वीटी जो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है, मतलब कैसा मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में डिस्प्लेसमेंट टाइम कैसा होता है, कैसा होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, बताइए। डिस्प्लेसमेंट टाइम जो होता है वो होता है पैराबोला होता है। पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड डाउनवर्ड, ओपनिंग अपवर्ड इन दिस केस, बिकॉज यहाँ पे जो स्लोप है या फिर जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, तो वहां से अपने को समझ आ जाएगा इट विल बी अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। इस तरीके से हम लोग इसे बना सकते हैं। सिमिलरली 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में जब हम नोटिस करेंगे तो 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में जो एरिया है वो ये होगा डिस्प्लेसमेंट, एंड इसकी डिस्प्लेसमेंट की हम जब बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा हाफ, बेस इज 2 इंटू हाइट इज 5, तो ये 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो अपने पता चल जाएगा 4 सेकंड पे पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है। देखिए प्लीज कुछ लोग इसे 5 मीटर प्लॉट कर देंगे, देखिए यहां 7 था, 7 में 5 ऐड हुआ है टोटल, तो क्या होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 12 मीटर हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो जब हम 12 मीटर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हमें दिख जाएगा कि 4 सेकंड पे हमें इस पॉइंट तक बनाना है, ज्वाइन करना है। एंड दिस टाइम वी विल ज्वाइन अगेन, क्योंकि वीटी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम एक पैराबोला होगा, तो वहां से हम लोग सोच सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम है वो एक पैराबोला होगा। और इस बार ओपनिंग अपवर्ड होगा डाउनवर्ड होगा। अभी हमने ऊपर भी निकाला था कि एक्सेलरेशन इस केस में नेगेटिव आया था, एंड अब यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि स्लोप नेगेटिव है, तो वहां से भी हम सोच सकते हैं इट विल बी अ पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। तो इस तरीके से अपने पास यहाँ वाले पार्ट का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम वाला जो ग्राफ है, किस वीटी से डिस्प्लेसमेंट टाइम कैसे निकाल सकते हैं, ये बात आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। इस पर्टिकुलर ग्राफ वाले सेक्शन में आखिरी प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम वर्सेस वेलोसिटी टाइम का ग्राफ अपन ड्रॉ करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इन दिस केस अगर t इक्वल टू 0 सेकंड पे 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, t इक्वल टू 2 सेकंड पे 4 मीटर, ये पैराबोला है। ये पैराबोला है तो आपको यहाँ पे क्या पता चल गया किस तरीके का मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो आपको वेलोसिटी टाइम बनाना है तो उसकी स्लोप से बनाना है। देखो डायरेक्टली यहाँ पे स्लोप नहीं निकल सकती है, बट अगर हमें स्लोप से बनाना है तो हम कैसे करेंगे, फिर हम लोग को वीटी में हमें स्लोप चाहिए, तो स्लोप कैसे मिलेगा बेटा। तो देखो ध्यान से समझते हैं इस वाले को, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात है बट कोई नहीं, हम हैंडल कर लेंगे। t इक्वल टू 0 सेकंड में वेलोसिटी देखिए 0 है, तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, ज्वाइन करना है। t इक्वल टू 2 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है, वेलोसिटी कितनी होगी 4 मीटर बाई 2 सेकंड। नहीं यार, ध्यान से, गलती कर सकते हैं हम लोग, ध्यान से समझेंगे इस बात को कि हम लोग किस तरीके से इसे देखेंगे। तो इसको जब हम नोटिस करने की कोशिश करेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का जो तरीका था वो क्या था, हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो वहां से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि u 0 है और हाफ एटी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट जो है 4 मीटर है, तो 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट है तो हाफ a इंटू 2 का स्क्वायर। तो वहां से हमें को a समझ आ जाएगा कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, a ये समझ आ जाएगा। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी t इक्वल टू सेकंड पे v जो हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू टी विच इज 4, t को जब एक्सेलरेट टाइम को 2 सेकंड डाल देंगे तो 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ जाएगी। तो आप प्लीज समझेंगे इस बात को कि 2 सेकंड पे यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकंड है। बात थोड़ी ट्रिकी है, मैं मानता हूं बिल्कुल ये बात थोड़ी ट्रिकी है, बट जो बेसिक आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल नहीं करेंगे हम, एवरेज वेलोसिटी नहीं मार्क कर रहे हैं, हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मार्क करेंगे 2 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है। तो उसको निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा भी कर सकते हो कि आप, क्योंकि वेलोसिटी निकालनी है डिस्प्लेसमेंट देखे तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, इससे भी आप इसे कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा चैलेंज हमने को नहीं महसूस होगा। तो यहाँ पे 4 सेकंड पे अपने को पता, 2 सेकंड पे अपने को पता चल जाएगा वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है। एंड अगेन इन दिस केस अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम पैराबोला होता है तो वेलोसिटी टाइम कैसा होता है, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम एक पैराबोला होता है तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कैसा होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ पे ये इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में जो ये है, अगर हम इस पार्ट में इस ग्राफ को बनाने की कोशिश करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट टाइम इज अ इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, वीटी क्या होगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। एंड हमें पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम की स्लोप आपका वेलोसिटी होती है, तो अगर हम स्लोप की यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो है 2 सेकंड 4 मीटर, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो 3 सेकंड 8 मीटर है। तो इन दिस केस जब हम स्लोप की बात करेंगे तो जो स्लोप आ जाएगी वो आ जाएगी y2 माइनस y1 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय
3 - 2, तो आपकी जो स्लोप है वो ये आ जाएगी, एंड दैट इज बेसिकली 4 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी वेलोसिटी होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में। तो इस तरीके से जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारा 2 सेकंड से 3 सेकंड में भी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड ऐसे ग्राफ आ जाएगा। तो ये हमारा xt से हम vt ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगेन अगर आपको ये समझ आ रहा है तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड सो दैट यू डोंट मिस ऑल दीज वीडियोस। ये हर चैप्टर की वीडियोस इस तरीके से आपको मिलती रहेंगी रेगुलरली, सो आई एम श्योर यू गोइंग टू एंजॉय दैट अ लॉट। एक छोटी सी बात और भी है, अगर मैं इसके बारे में बात करना चाहूं कि v वर्सेस s का ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो किस तरीके से बना सकते हैं। तो v वर्सेस s का ग्राफ अगर हम लोग बनाएंगे तो अगर यूनिफॉर्म मोशन है मेरे बच्चों, तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में v वर्सेस s का ग्राफ आ जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उस केस में जो हमारा ग्राफ आ जाएगा वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आ जाएगा यूनिफॉर्म मोशन में। और अगर आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में जो आपका ग्राफ रहेगा उसमें अगर आप इक्वेशन देखेंगे तो क्या इक्वेशन है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as है। इन दिस केस ये जो इक्वेशन होगी ये इक्वेशन v स्क्वायर में पैराबोला है, तो ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनती है कि दिस आइदर ओपन्स लेफ्ट और राइट, कुछ इस तरीके से आप देख रहे होगे इक्वेशन आपको नजर आएगी v वर्सेस s ग्राफ की जब इक्वेशन हम लोग नोटिस करेंगे। तो डोंट वरी बच्चों, इसके बारे में हम डिटेल प्रॉब्लम्स में करेंगे, ठीक है, बट हाँ इसमें बस ये समझना है कि y में क्वाड्रेटिक है rather than x में क्वाड्रेटिक होना। वी विल डिस्कस दैट लेटर ऑन प्रॉब्लम वाली क्लास जो होगी। तो बच्चों ये जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और ये सबसे ज्यादा ट्रबलिंग सेक्शन होता था बच्चों के लिए जब 11वीं में जब बच्चे करते हैं। जो 12वीं वाले बच्चे उन्होंने भी जब 11वीं में जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पहली बार 1D मोशन में इंट्रोड्यूस हुआ तो ये आपको बहुत ट्रबल करता था। ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के लिए मैं एक अलग से छोटी सी वीडियो बनाई हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हो टू हेल्प योरसेल्फ। बट अदरवाइज लेट्स मूव ऑन टू नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन 1 की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन ना, इसका बेसिक मतलब यही है, जनरली आपको ये समझना है दैट एक्सेलरेशन में और मे नॉट बी कांस्टेंट। वैसे तो देखिए जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाली इक्वेशन है वो नहीं यूज कर लेंगे, बट जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट हो। तो दैट इज द सिचुएशन व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को मैं जनरली 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन 1 है इन विच वी टॉक अबाउट डिफरेंशिएशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। अब इसकी बात जब करते हैं तो अब देखिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। तो मान लीजिए पोजीशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है, जो ये व्हाइट कलर से मैंने मार्क कर रखा है। जब मैं एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी की बात करूंगा तो दैट वुड जनरली बी कंसिडर्ड एज भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x2 - x1, ए पे x1 पोजीशन है, बी पे x2 पोजीशन है, अपॉन टाइम इंटरवल हो जाएगा t2 - t1। तो यहां से हम लोग इसे बोल देते हैं ये एक्चुअली में दिस इज स्लोप ऑफ कॉर्ड AB, स्लोप ऑफ कॉर्ड AB। तो जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें एक्सटी ग्राफ में, तो जब हम इस कॉर्ड की स्लोप निकालते हैं तो एवरेज वेलोसिटी आती है। अगर हम इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाहेंगे ए पॉइंट पे, तो अगेन आपको याद हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता था एवरेज वेलोसिटी फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल। तो अब अगर हम इंटरवल को छोटा करते जाएंगे और जब उसे बहुत छोटा कर देंगे तो आपका एवरेज वेलोसिटी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगी। इंटरवल छोटा करने का क्या मतलब है, t2 को पास लेते आ जाओ। तो अगर आप यहाँ पे इस तरीके से लाइन बनाते हैं, फिर इस तरीके से कॉर्ड बनाते हैं, फिर ऐसे ही कॉर्ड्स आप बनाते चले जाते हैं, तो एक टाइम के बाद क्या आ जाएगा, वो जो कॉर्ड है वो टेंजेंट बन जाएगी। जैसे जैसे आप पास आते चले जाएंगे यू कैन सी कि ये जो कॉर्ड है टेंजेंट बन जाएगी। तो इन दैट केस हम लोग बोलते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दिस पॉइंट ए इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए टू द एक्सटी कर्व। ऑब्वियसली मतलब एक्सटी कर्व की बात ही कर रहे हैं यहाँ पे, वो तो ऑब्वियस ही बात है, बट ठीक है। तो बेसिक बात देखो यहाँ पे अपने को क्या समझ आई कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है कॉर्ड की स्लोप होती है, और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है टेंजेंट की स्लोप है। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, बस जस्ट गिव मी 2-3 मिनट्स विल बी क्लियर। अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक पार्टिकल है वो इस तरीके से जा रहा है, और मैं आपसे ये पूछता हूं जैसे कि इसमें इसकी एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, t = 0 से t = 2 सेकंड के बीच में अगर मैं आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछता हूं तो आपको ये सोचना है कि अच्छा भैया तो आप स्लोप ऑफ कॉर्ड AB बता दोगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम इंटरवल से भी कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं। स्लोप ऑफ कॉर्ड AB की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, y2 - y1
बी का कोऑर्डिनेट क्या है 2,8, तो 8 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0 विच इज 4 मीटर पर सेकेंड। ये आपका स्लोप है कॉर्ड ए बी का, विच मीन्स ये एवरेज वेलोसिटी है 0 से लेके 2 सेकंड वाला, जो ए से बी तक ये जो आपका ग्रीन वाला ग्राफ है एक्सटी ग्राफ, यहाँ की एवरेज वेलोसिटी। अब अगर हम देखते हैं यहीं पे अगर मैं पूछूं t इक्वल टू 0 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, तो अब हमें कुछ हमने डिफाइन किया, वो कहेंगे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए। अब ए पॉइंट पे जब टेंजेंट बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो अगर टेंजेंट इस तरीके से आ रहा है तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, इसकी स्लोप हो जाएगी tan ऑफ 0 डिग्रीज, क्योंकि इसका एंगल एक्स एक्सिस 0 डिग्री है, तो tan थीटा की स्लोप होती है, तो tan ऑफ 0 डिग्रीज हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात। आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकंड पे, तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे जब मैंने टेंजेंट बनाई तो वो कुछ 83 डिग्री बना रही है, गिवन कर रहा हूं मैं क्वेश्चन के अंदर, तो हम लोग सोच सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो इन दिस सिनेरियो अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर हम लोग देखते हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए, एंड ये एंगल 83 डिग्री है, तो tan ऑफ 83 अपने पास आ जाएगा, विच अगेन आप जब मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे तो 8.1 मीटर पर सेकंड करीब करीब ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो आप समझ सकते हैं एवरेज वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड ए से बी तक, बट बी पॉइंट में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है। दैट इज व्हाट वी कैन इमेजिन इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, ठीक है। अगर आपको वीडियो की स्पीड थोड़ी फास्ट लग रही है तो आप इसे स्लो कर सकते हो या फिर पॉज करके देख सकते हो, और अगर स्लो लग रही है तो आप इसको 1.25x या 1.5x एज यू सीम फिट आप वैसे चला सकते हो, ठीक है बच्चों। तो हमें समझ आया कि एवरेज वेलोसिटी में कॉर्ड की स्लोप निकलती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में टेंजेंट की स्लोप निकलती है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे भी एक छोटा सा प्रश्न है, अगर मैं मान बोलता हूँ कि ए पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ यहाँ दे रखा है अपने को, और यहाँ पे ए पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में बात की जा रही है, तो ए पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाएंगे और इस टेंजेंट की स्लोप देखेंगे, ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा VA विल बी tan ऑफ 60 डिग्रीज विच वी नो इज √3, तो यहाँ पे √3 या 1.73 मीटर पर सेकंड आपकी ए पॉइंट पे वेलोसिटी आ जाएगी। सिमिलरली सी पॉइंट पे वेलोसिटी देखेंगे तो सी पॉइंट पे अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सी पॉइंट पे जब हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल टेंजेंट हमारी कुछ बन जाएगी, एंड जब हम यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा इसका एंगल एक्स एक्सिस का 0 है, तो tan ऑफ 0 डिग्रीज हमारे यहाँ पे स्लोप हो जाएगी, एंड दैट विल बी 0 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो जाएगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 0, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी 0 एक्सटी ग्राफ में देख रहे हैं। बी पॉइंट पे जब हम देखेंगे तो बी पॉइंट पे टेंजेंट कुछ ऐसे बनेगा, जब बी पॉइंट पे टेंजेंट कुछ इस तरीके से बनेगा तो उसकी स्लोप जब हम नोटिस करेंगे तो अपने को समझ आ जाएगा कि ये एंगल 45 डिग्री है, विच मीन्स ये एंगल भी 45 डिग्री है। अब हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखना होता है, वो 135 डिग्री हो जाएगा, तो वी जो है tan ऑफ 135 डिग्रीज आ जाएगा, एंड दैट वुड बी -1 मीटर पर सेकंड। ये आपकी बी पॉइंट पे वेलोसिटी जाएगी, तो पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप स्लोप से सारी चीजें फिगर आउट हो जाएंगी, हम इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये हमारा स्लोप से बात समझ आती है हमें। अब ये जो मैंने बात करी वो क्यों करी है, क्यों इसलिए करी है क्योंकि एक बार हमें ये फीलिंग आ गई कि वेलोसिटी जो है वो एक्सटी ग्राफ की स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है, तो मैथ्स में स्लोप ऑफ एनी कर्व एट एनी पॉइंट फिगर आउट करने का एक तरीका होता है विच वी कॉल एज डिफरेंशिएशन। एज आई सेड अर्लियर, डिफरेंशिएशन इज अ टॉपिक जो मैंने अलग से एक वीडियो में कवर किया हुआ है, मैथमेटिक्स वाला, फिजिक्स के लिए, मतलब पूरा मैथ्स वाला नहीं, सिर्फ फिजिक्स के लिए जो डिफरेंशिएशन हमें रिक्वायर्ड है वो मैंने अलग से कवर किया हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग देख सकते हैं, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड डिफरेंशिएशन। अब अगर हम बात कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स होते हैं, वो हम लोग मैथ्स में देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हम जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आगे से जब हम देखेंगे तो हम बोल देते हैं, अब अभी तक हम लोग वेलोसिटी एवरेज बात कर रहे थे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने स्टार्टिंग में थोड़ा इंट्रोड्यूस किया था, बट वो dx by dt है, वही एवरेज वेलोसिटी फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल हम लोग इसे बोल रहे हैं dx by dt, कुछ इस तरीके से आ जा रहा है। तो जैसे x अगर 2t स्क्वायर है तो अगर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो हमें बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाए वेलोसिटी जो है वो dx by dt हो जाएगी, एंड दैट वुड बी 4 into t, ठीक है। तो बेसिकली आप समझिएगा इस बात को कि जो ये है डिफरेंशिएशन है, तो अगर हमारे पास y वर्सेस x कोई ग्राफ है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू yx ग्राफ जो है वो dy by dx है। अब अपने को ये समझ आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज स्लोप ऑफ टेंजेंट टू xt ग्राफ। जब हमको ये बात समझ आ जाती है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू xt ग्राफ है
तो अगर x t ग्राफ जैसे y से आपकी स्लोप dy by dx है, x t ग्राफ की dx by dt है। अब dx by dt करने का तरीका क्या है? t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने का तरीका है कि अगर t रेज टू पावर n है और आप इसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा n इंटू टी रेज टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, जो पावर है वो आगे आ जाती है, वो उससे चला जाता है। ये क्यों होता है? ये मैथ्स का आर्ग्यूमेंट है, 12वीं में आप समझेंगे। जब 12वीं मैथ्स अगर आपके पास है तो आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा, बट अदरवाइज यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, रिमेंबर दिस एज अ फॉर्मूला। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड जब हम लोग नोटिस कर रहे हैं तो वो कितनी हो जाएगी? तो वेलोसिटी हमें पता चल गया 4t फॉर्मूला है तो 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। t इक्वल टू 3 सेकंड पे देखेंगे तो 12 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ जाएगी। तो अगेन दिस इज सिंपल इनफ। तो इस तरीके से हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लाइक करें वीडियो को। हमें थोड़ा अप्रिसिएशन महसूस होता है जो आप लाइक करोगे कि यू आर एंजॉइंग द वीडियो, हमें पता चलता है। x अगर 3t स्क्वायर माइनस 4t है, पोजीशन जो है 3t स्क्वायर माइनस 4t है, तो वहां पे अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो अपने को ये समझ आना चाहिए वेलोसिटी जो है वो dx by dt है। स्लोप है ना टेंजेंट की, तो dx by dt dx by dt है तो 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 6t, और माइनस 4 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। t रेशो पर 1 है तो 1 आगे आ जाएगा और पावर में 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो वहां से आप समझ सकते हैं। तो 6t माइनस 4 हमारा वेलोसिटी हो जाएगा। तो t इक्वल टू 0 पे जब आप वेलोसिटी निकालेंगे तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी आएगी? 60 माइनस 4 में माइनस 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। t इक्वल टू 1 पे अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे t को 1 डाल देंगे तो 6 माइनस 4 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे बहुत आसानी से ऐसे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगेन अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें तो वो क्या होगा? वो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, विच इज ऑल्सो स्लोप ऑफ, ग्राफिकली सोचेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द वीटी ग्राफ। इन दोनों बातों से आप ये समझ सकते हैं कि दिस विल बी dv by dt। जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है दैट वुड बी dv by dt। ये आपको समझ आना चाहिए कि dv by dt आपके दिमाग में कैसे घुसेगा, हाउ विल यू रिलेट इट टू योर माइंड। या तो इस तरीके से समझ सकते हैं या रेट ऑफ चेंज से भी समझ सकते हैं। रेट ऑफ चेंज डेल्टा v by डेल्टा t नॉर्मली होता था, बट अगर हम छोटे टाइम इंटरवल के देखेंगे तो dv by dt हम बोल सकते हैं, उस तरीके से भी देख सकते हैं। तो v इज इक्वल टू 3 माइनस टी स्क्वायर है, और अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है यहाँ पे तो हम कहेंगे dv by dt आप निकाल लें। तो dv by dt कितना हो जाएगा? 3 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, कांस्टेंट है, माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2t आ जाएगा। तो माइनस 2t मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन यहाँ पे एट एनी टाइम t आ जाएगा। किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे चाहिए तो आप टाइम की वैल्यू वहां डाल देंगे एंड यू विल बी एबल टू गेट द एक्सेलरेशन एट एनी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट ऑल्सो। तो ये बेसिक बात हुई जो डिफरेंशिएशन में हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझते हैं कि एक्सेलरेशन इज dv by dt एंड वेलोसिटी इज dx by dt। दूसरी बात जो हम समझना चाहते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का सेकंड पार्ट में बोलता हूं, जो इंटीग्रेशन से डील करता है कि इंटीग्रेशन वाली चीजें कब आती हैं हमारे सामने। इसको समझने के लिए हमें ये क्यों आ रहा है इंटीग्रेशन, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लेना चाहते हैं। तो जब हम इंटीग्रेशन के बारे में आइडिया लेते हैं तो जब इन दिस केस अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप ये नोटिस करेंगे कि जो वर्क जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा? वो बेसिकली वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। Which if you can look at into this, अगर ये ट्राइंगल है, यहाँ पे v वेलोसिटी है और टाइम इंटरवल ये है, तो ये वाला एरिया रेक्टेंगल का एरिया बेसिकली आ गया। ठीक है, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ आ गया। अगर वेलोसिटी चेंज भी हो रही है, स्टेप स्टेप में चेंज हो रही है कि पहले डेल्टा t1 टाइम के लिए v1 थी, फिर डेल्टा t2 टाइम के लिए v2 थी, और डेल्टा t3 के लिए v3 थी एंड v4 थी, ऐसे सो ऑन। तो इन दिस केस इस वाले टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट v1 डेल्टा t1 हो जाएगा प्लस v2 डेल्टा t2 हो जाएगा एंड सो ऑन, ऐसे ऐड हो जाएगा टाइम इंटर जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, which you can see is again this area which is area under the VT ग्राफ। तो अगेन ये बात हमने पहले भी एस्टैब्लिश कर ली है, बट अब ये बात हम फर्दर एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है एरिया अंडर VT ग्राफ होता है। तो जब तक जैसे मैंने ऊपर वाले तरीके से ग्राफ बनाया था तो लाइफ आसान थी, बट अगर ये ग्राफ एक कर्व हो जाए तो फिर हमारी लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो इन दैट केस अगेन हमें क्या करना होता है, हम बहुत सारे इंटरवल्स में अपने टाइम इंटरवल को डिवाइड करते हैं और उस हर छोटे इंटरवल का हम लोग एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लेते हैं। जनरली अगर छोटा टाइम इंटरवल है तो उसमें dt बोल देते हैं। और अगेन इन दिस केस जब हम देखेंगे इस पर्टिकुलर स्ट्रिप का एरिया तो हम बोल देंगे वेलोसिटी जो है उस पॉइंट पे इनटू dt। ठीक है, एंड अगर हम लोग इस पूरा एरिया निकालना चाहते हैं तो हमें ऐसे टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा। कितने टर्म्स आएंगे? इनफाइनाइट आएंगे। क्यों इनफाइनाइट आएंगे? क्योंकि ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा है।
तो अगर मान लीजिए 2 सेकंड भी अगर है तो 2 सेकंड को अगर आप dt dt के इंटरवल में डिवाइड करेंगे तो कितने इंटरवल बनेंगे? इनफाइनाइट इंटरवल्स बनेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एरिया अंडर वीटी ग्राफ के बारे में बात। अगेन जो अगली बात हमारे सामने आती है कि मैथमेटिकल मेथड, अब इसे अब ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करना तो आपके लिए इंपॉसिबल है। मैथमेटिकली अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो एरिया को निकालने का तरीका क्या है? मैथमेटिकली अगर आप देखना चाहते हैं तो एरिया को निकालने का तरीका है इंटीग्रेशन। अब ये क्या बला है भाई साहब? बेसिकली हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कहीं पे भी y एक्स कर्व है, बच्चों अगर आपको समझ ना आ रहा हो ना तो मेरे से पूछ लेना। तो अगर आपसे बोला जाए एरिया अंडर y एक्स ग्राफ, तो उसका बेसिक मतलब होता है, उसको हम मैथमेटिकली क्या बोल सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ y dx बोल सकते हैं। उसका मतलब ये है कि अगर आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो आप इसको बोल सकते हैं एरिया अंडर वीटी ग्राफ है तो y एक्स ग्राफ का एरिया क्या होता है? y dx। तो वीटी ग्राफ का एरिया क्या हो जाएगा? v dt का इंटीग्रेशन। तो इंटरेस्टिंग बात है कि हम डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेशन ऑफ v dt बोल लेंगे। आपको कोई और पर्टिकुलर टॉपिक हो जिसमें डाउट आ रहा हो तो आप प्लीज कमेंट में करके बताना। वी विल श्योरली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट सो दैट आपकी हम हेल्प कर सकें। एक्सेलरेशन जो है वो 2t-3 है एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, x -3 मीटर है। वेलोसिटी एट एनी टाइम t एंड पोजीशन एट एनी टाइम t हम लोग से पूछा गया है कि भैया बताइए कितना है। अब आप कहेंगे कि वेलोसिटी जो होता है, जो चेंज इन वेलोसिटी होता है, हमने पता किया था कि वो एरिया अंडर एटी ग्राफ है। एक ही तरीका अपने पास है। अब एरिया अंडर एटी ग्राफ अगर हमारे को पता है तो एरिया अंडर एटी ग्राफ की जब हम बात करेंगे तो एरिया अंडर एटी ग्राफ एज पर माई मैथ्स हम देखेंगे तो एरिया अंडर वाई ग्राफ वाई डी एक्स का इंटीग्रल होता है, ये ए डी टी का इंटीग्रल हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। और चेंज इन वेलोसिटी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हम लोग वी कैन फिगर दैट आउट कि व्हाटएवर दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। ओके, मतलब आप जनरली वेलोसिटी लिख सकते हो इसे, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा कि इसमें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ कहानी है। टॉक अबाउट अगेन। अब देखिए ए का एक्सप्रेशन क्या है? ए का एक्सप्रेशन है 2t-3 dt। अगेन एक इस पे वापस आता हूं, एक मिनट, एक छोटी सी चीज और है। बहुत बार ये बात नहीं समझ आ रही, एक और तरीका है कि हम लोग ए को लिख लेते हैं dv/dt। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, इसमें dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? dv जो है वो हो जाएगा adt हो जाएगा। और हम कहते हैं इन दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे। जब यहाँ पे लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट करते हैं तो इसको हम जनरली इमेजिन करते हैं v⁻0 1 है ना, तो v⁻0 कर लेते हैं। और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x⁻n का इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1/n+1। अगर आपको ये डिटेल में देखना है तो आप डिफरेंशिएशन वाली वीडियो देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, बट अदरवाइज दिस इज द सिचुएशन। तो v⁻1/1 विच इज एक्चुअली v ओनली, ऑन द राइट हैंड साइड हमें इंटीग्रेट करना है। तो ये जो एक्सप्रेशन है हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे आप देखना चाहें कि इस तरीके से भी पहुंच सकते हैं, इस तरीके से पहुंच सकते हैं, इस एक्सप्रेशन में पहुंचना है। वंस यू रीच दिस एक्सप्रेशन तो बस अभी इंटीग्रेशन करना है हमें परफॉर्म। तो जो v है वो है 2t-3 dt का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करने का सिंपल से तरीका, अलग अलग पार्ट में लिख लेंगे इसे, एक साथ तो हमने अभी नहीं सीखा है। तो 2 × t dt, ये क्या लगा जाएगा? कांस्टेंट बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से, -3 dt ऐसे कुछ आ जाएगा। dt को यहाँ पे t⁻0 इमेजिन कर लेंगे 1 को, तो आई एम श्योर आपको ये बात समझ आ रही होगी। तो यहाँ पे जब 2 को t को इंटीग्रेट करेंगे तो t⁻1 का जो इंटीग्रेशन है t²/2 आ जाएगा, -3 × t आ जाएगा t⁻1/1, प्लस एक हमें, अगर आपने इंटीग्रेशन के रूल्स पढ़े तो एक कांस्टेंट हमें और आगे ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे एक कांस्टेंट भी आता है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो हम फिगर आउट कर लेंगे इनिशियल कंडीशन से कि उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये t² -3t + c आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। अब आपको कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि भैया इसमें वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम लोग? बहुत मुश्किल नहीं है मेरे बच्चों, वेलोसिटी आप सिंपली ऐसे निकाल सकते हो कि t = 0 पे इन्होंने रखा है कि वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। तो t = 0 पे हमें पता है कि वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। तो इस एक्सप्रेशन में आप वेलोसिटी डाल देंगे 2 मीटर पर सेकंड और t डाल देंगे 0। तो यहां से आपको c की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड है। जैसी c की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई तो हमें v पता चल जाएगा फाइनली, t² -3t + 2। ये अपना इन दिस क्वेश्चन जवाब निकल के आ गया। तो कोई बहुत मुश्किल एक्सप्रेशन नहीं है, आई होप आपको समझ आ रही होगी बात।
इस तरीके से इंटीग्रेट करके हम यहाँ पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। पहले सोचिए यहां तक कैसे पहुंचेंगे, फिर मैथ्स वाली बात है कि इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे। अपने को ये देख, जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें वो है इसी सेम क्वेश्चन को हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है मेरे बच्चों, जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे अभी तो मैंने एक्स रेज़ टू पावर का इंडेफिनेट इंटीग्रेशन किया था, वहां पे कांस्टेंट आया था जिसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जिसकी वजह से हम उसे इंडेफिनेट बोलते हैं। जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं एक्स रेज़ टू पावर n का, तो आप x1 से x2 लिमिट लगाते हैं कुछ, इसमें इसी इंटीग्रेशन के सिंबल में ऐसे कुछ लिमिट्स हम रखते हैं, ठीक है। इसे जनरली लोअर लिमिट बोलते हैं, इसे अपर लिमिट बोलते हैं। एक्स रेज़ टू पावर n का इंटीग्रेशन जो फॉर्मूला था उसमें कोई चेंज नहीं है, बस इस बार आपको कांस्टेंट नहीं लगाना, उसकी जगह ये ब्रैकेट लगा के s1 x2 ऐसे लिखना है। और इसकी वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। वो कैसे लिखते हैं कि पहले हम x2 की वैल्यू डाल देते हैं, विच इज x2 रेज़ टू द पावर n+1 अपॉन n+1, फिर हम लोग लोअर लिमिट यहां डाल देते हैं माइनस x1 रेज़ टू द पावर n+1 अपॉन में n+1। इस तरीके से हम लोग का ये एक्सप्रेशन का वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। इसमें कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अलग से नहीं आ रहा है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट अलग से नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसे बोल देते हैं डेफिनेट, क्योंकि इसमें एक डेफिनेट वैल्यू आ रही है। एरिया वाइज में भी अगर हम नोटिस करते हैं, तो एरिया में भी अगर हम लोग कभी y dx का इंटीग्रल नोटिस किया हुआ है x1 से x2 तक में, तो हमें समझ आ जाता है कि अच्छा भैया ये जो y एक्स ग्राफ है उसमें आप x1 पोजीशन से x2 पोजीशन तक एरिया ले रहे हो। इस तरीके से भी हम लोग को समझ आ जाता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन उसे क्यों बोल रहे हैं, बट कोई बात नहीं, दैट्स ओके। अब इस पर्टिकुलर प्रश्न में इसको यूज कैसे किया जा सकता था, एक्सेलरेशन 2t-3 है, तो वहां से अगर t=0 हम लोग देख रहे हैं, हमें सिचुएशन गिवन है, तो हमें ये पता था कि एक्सेलरेशन जो है dv/dt है, तो हम लोग इसको इधर ले जाएंगे, तो dv की जो वैल्यू है वो हमें समझ आ गई थी कि dv की जो वैल्यू भैया वो a dt या 2t-3 इंटू dt, कुछ इस तरीके से हमारे पास dv की वैल्यू आ गई है। अब हम दोनों साइड पे इंटीग्रेट करते हैं। कैसे इंटीग्रेट करते हैं मेरे बच्चों, एट t=0, देखो अब लिमिट्स क्या डालनी है हमें देखना है टाइम जो है वो 0 से लेके हमें टाइम t पूछ रहा है, और अब 0 पे वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी की जब लिमिट डालेंगे तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो उसकी लिमिट डालते हैं, 2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी हमसे पूछी जा रही है। अब dv को जब इंटीग्रेट करेंगे तो अभी हमने जैसे देखा था v⁻0 इमेजिन करके, तो v⁻1/1 करेंगे तो v आ जाएगा, लिमिट ऐसे लिख देंगे 2 और v। राइट साइड पे 2t-3 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो वो 2t² माइनस 3 का जो इंटीग्रेशन है 3t हो जाएगा, एंड अगेन 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो इस तरीके से आ जाएगा। और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से t तक आ जाएगी लिमिट। अब जब यहाँ पे लिमिट्स हम लोग डालेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा, पहले v डालेंगे तो v आ जाएगा, 2 डालेंगे तो -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे जब अपर लिमिट डालेंगे तो t² माइनस 3t आ जाएगा, जब लोअर लिमिट डालेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने पास सॉल्व हो जाएगा। और यहां से जब हम 2 को उधर लेके जाते हैं तो v का एक्सप्रेशन आ जाएगा t² माइनस 3t प्लस 2। ये हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ पे कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, बट हम इसे समझ सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कैसे हम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। इस बार हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन लिया, इसमें हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी, पिछली बार हमने डेफिनेट लिया था। दोनों में से आप कोई भी मेथड कर सकते हैं, हाउएवर डेफिनेट इंटीग्रेशन थोड़ा प्रेफरेबल मेथड माना जाता है, रीजन बीइंग कि इसमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ती है। थोड़ा आसान इंडेफिनेट लगता है स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे आप रियलाइज करेंगे कि फिजिक्स में डेफिनेट इंटीग्रेशन ही रेगुलरली यूज हो। इसका एक और सेकंड पार्ट था एक्सटी वाला, तो एक्सटी वाला पार्ट जब आपके पास वेलोसिटी आ गया तो आप एक्सटी वाले पार्ट से इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी जब हमारे पास आ गया तो अगेन एक हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है और दूसरा मेथड है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला। जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वाला मेथड है उसमें हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जो x होता है वो v dt का इंटीग्रेशन होगा। अब ये कैसे बोल दिया आपने, x जो है v dt का इंटीग्रेशन होगा। फिर से दो लॉजिक है हमारे पास, जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज द एरिया अंडर vt ग्राफ, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एरिया अंडर vt ग्राफ होता है, तो एरिया अंडर vt ग्राफ है तो v dt है। या फिर अपने को ये बात पता है कि कहते हैं कि dx/dt जो है वो v है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो x जो है v dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगेन x बोल लो s बोल लो, उसमें इतने टेंशन मत लेने की जरूरत करने, क्योंकि एक कांस्टेंट का फर्क आना है, वो तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में अलग से सॉल्व करना ही है अपने को। अब जब यहां पे बात करें तो x की वैल्यू कैसे निकले जाएगी, v का एक्सप्रेशन आ गया t² माइनस 3t प्लस 2, अपने को इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है कुछ बच्चों के लिए, बट अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये इतना मुश्किल नहीं है, हम समझ सकते हैं इसे। कैसे समझेंगे इसे मेरे बच्चों, कि ये t³/3 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस 3t²/2, फॉर्मूला लगाइए खुद से, t⁻1 है, t⁻1 + 1/2 एंड 2 × t ऐसे कुछ आ जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट, ये हमारा x का एक्सप्रेशन आ जाएगा। x की c की वैल्यू निकालने के लिए इस बार क्या करोगे, फिर से आपको दे रखा है t = 0 पे x की वैल्यू -3 है,
तो यहाँ पे जब वैल्यू डालोगे t इक्वल टू 0 पे, x की वैल्यू -3 डालोगे तो अपने को ये दिख जाएगा कि इधर 0 -0 प्लस 2 0 प्लस c, तो c की वैल्यू अपने को -3 पता चल जाएगी। वहां से x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी कि t³ / 3 -3t² / 2 प्लस 2t प्लस c सॉरी -3x एट एनी टाइम t, हमें यहाँ से पता चल जाएगा। नाउ अगेन थोड़ा एक्सप्रेशन लंबा हो गया बट डोंट वरी बच्चों, ये आपको इवेंचुअली समझ आ जाएगा। सेम बात हमारे सामने ये आती है, क्या कहते हैं, अगर वेलोसिटी जो है t² - 3t + 2 है, डेफिनेट इंटीग्रेशन से हम सॉल्व करना चाहते हैं। देखिए बच्चों, मैं अभी कुछ ही प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। आई विल बी सॉल्विंग मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन दी प्रॉब्लम वीडियो ऑफ 1D मोशन। करीब करीब 1 आवर की वीडियो है जिसमें हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं बहुत सारी, तो उसमें ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वॉच दैट वीडियो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड की प्रॉब्लम सॉल्विंग पे और कैसे। अभी मैं मेजरली आपको समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ों को हम करेंगे, ठीक है। एंड यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल इफ यू वांट टू नॉट मिस द वीडियो। तो अगेन डेफिनेट इंटीग्रेशन की जब अपन बात करें तो वहां पे हम कहेंगे dx/dt जो है वो v है। वहां से अपने को ये समझ आ जाता है कि dx जो है वो v dt का इंटीग्रेशन होगा। एंड जैसे हमें ये बात समझ आती है तो हम यहाँ पे लिमिट्स डालते हैं। x की लिमिट क्या क्या है हमारे को पता है, -3 से x पे जा रहा है और टाइम 0 से t तक जा रहा है। और जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो dx में तो हमारे पास इंटीग्रेशन x हो जाएगा और लिमिट जो है हमारी -3 से x हो जाएंगी। और राइट साइड पे v का एक्सप्रेशन क्या है, t² - 3t + 2 का इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक। अब अभी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी उस इंटीग्रेशन को किया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे जब हम करेंगे तो इसको मैं क्विकली कर लेता हूँ। t³ / 3 -3t² / 2 + 2t। कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो बस 0 से t अपना इस तरीके से लिख लेंगे। लेफ्ट साइड पे जब लिमिट डाल देंगे तो x - -3 which will be x + 3 but that is okay। एंड देन सिमिलरली जब हम आगे देखेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि राइट साइड में भी है t³ / 3 -3t² / 2 + 2t -0 और ये 3 जब उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। x का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा अपने पास। तो बच्चों आई होप आपको ये समझ आएगा। और ये दोनों एक्सप्रेशंस अगर आप नोटिस करेंगे तो बिल्कुल सेम है। ऑब्वियसली दो अलग अलग मेथड है सेम चीज को करने के, ऑब्वियसली यू विल गेट द सेम एक्सप्रेशन। तो आई होप बच्चों आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ आएगा। ये बहुत लोगों को बहुत मेजर कंफ्यूजन होता है, ठीक है। डू शेयर दिस वीडियो विद योर स्टडी ग्रुप सो दैट अगर जिन बच्चों को और भी प्रॉब्लम आ रही है वो लोग भी इसे समझ के अपनी पढ़ाई को थोड़ा बेटर कर सके, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन बच्चों। सो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअली में 11वीं में इंट्रोड्यूस होता है और बिल्कुल हमें समझ नहीं आता रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। बट इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताऊं, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी वेलोसिटी कितनी है तो अगर आप अभी बैठे हो तो आप कहोगे 0 वेलोसिटी है। बट एक्चुअली में आप अर्थ के ऊपर हो तो अर्थ भी तो चल रहा है। तो जब भी हम कोई वेलोसिटी स्पेसिफाई करते हैं, जब आप 0 बोल रहे हो तो एक्चुअली आप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जिस पे आप बैठे हो उसके रिस्पेक्ट में बता रहे हो। तो एवरी वेलोसिटी व्हेनेवर इट इज स्पेसिफाइड विद रिस्पेक्ट टू समथिंग एंड वी अज्यूम दैट समथिंग टू बी एट रेस्ट। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात की जाए कि उसका मतलब क्या है, तो बहुत बार रिलेटिव वेलोसिटी को ऐसे लिखा होगा VAB, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, दैट इज सिंपल। या फिर इसको ऐसे भी समझा जा सकता है वेलोसिटी ऑफ A एज सीन बाय B। अगर आप एक गाड़ी में और दूसरी गाड़ी आपसे ओवरटेक करती है तो आपको कितनी उसकी वेलोसिटी महसूस हो रही है, वो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी, वो दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ A अज्यूमिंग B टू बी एट रेस्ट। अगेन हमें पता नहीं है इस दुनिया में क्या चीज एक्चुअली में रेस्ट पे, तो हम किसी चीज को हमेशा रेस्ट पे अज्यूम करते हैं किसी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताने के लिए। तो जब उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताते हैं तो वो जो वेलोसिटी आती है जब एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे अज्यूम किया जाता है तो वो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जेक्ट। इट इज ऑल्सो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन ऑफ A फ्रॉम B की। A और B के बीच का सेपरेशन किस रेट से चेंज हो रहा है, ना कि A और एक दीवार का सेपरेशन नहीं, A और B के बीच का अगर दोनों मूव कर रहे हैं तो किस रेट से चेंज हो रहा है, दैट इज बेसिकली द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। अब अगर रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले की बात की जाए तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो होता है VA माइनस VB। मैं ऐसे एक सेपरेशन का एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ RA माइनस RB, उसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, बट उसकी जरूरत आपको कहीं नहीं पड़ने वाली है। इसलिए सीधे सीधे हम बोल देते हैं वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज VA माइनस VB। अगेन वेक्टर में ऑब्वियसली वेलोसिटी वेक्टर है तो इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 1D मोशन के अंदर हम लोग इसे लिख सकते हैं VAB को लिख सकते हैं VA माइनस VB। यहाँ पे भी वेक्टर ही है, हाउएवर क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दो ही डायरेक्शन है तो VA माइनस VB को पॉजिटिव नेगेटिव डाल के ही हम लोग अपना काम चला सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस सिचुएशन को इमेजिन करता हूं कि हमारे पास ए और बी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, एक 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। इस पूरी सिचुएशन को अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ए इमेजिन करता हूं, इस पूरी सिचुएशन को अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ए इमेजिन करता हूं, तो मुझे ये बात समझ आएगी कि ए की जो वेलोसिटी है वो रेस्ट पे आ जाएगा, ए विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ, तो ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए तो जीरो ही हो, तो खुद रेस्ट पे अज्यूम कर जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बी जो होगी इस केस में हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। व्हाट विल दैट बी? इक्वल टू 20 माइनस 15 विच इज 5 मीटर पर सेकंड। तो हमें समझ आ जाएगा बी विद रिस्पेक्ट टू ए 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, मतलब ए को बी 5 मीटर पर सेकंड चलता हुआ नजर आ रहा है, एज सीन बाय बी। दूसरी बात, अगर हम माने कि ए रेस्ट पे तो बी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है दुनिया में। अगर तीसरी बात, इनका जो सेपरेशन है वो 1 सेकंड में 5 मीटर चेंज हो रहा है, ए और बी के बीच का जो सेपरेशन है, तो इस तरीके से हम इसे इमेजिन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर इस पूरी सिचुएशन को विद रिस्पेक्ट टू बी इमेजिन करना चाहे, क्या हम विद रिस्पेक्ट टू बी भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलेटिव आप किसी रिस्पेक्ट में भी ले सकते हो। तो बी के रिस्पेक्ट में बी रेस्ट पे आ जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जब हम लोग निकालेंगे तो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा, और वी ए कितना है? 15 है, और वी बी जो है वो 20 है, तो ये -5 आ जाएगा। -5 का मतलब क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड, नेगेटिव डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड जो आपका वी ए बी आ जाएगा वो इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। बच्चों अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा हो तो आप स्लो कर लेना या पॉज करके देख लेना, और वीडियो अगर स्लो लग रहा हो तो आप स्पीड अप भी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग देखते हैं ए और बी की वेलोसिटी कुछ इस तरीके से है, तो इन दिस सिनेरियो अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी इमेजिन करते हैं इन दोनों की, तो अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में देखता हूं तो ए रेस्ट पे आ जाएगा, और वी बी ए जो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जब हम लोग नोटिस करेंगे तो वी बी माइनस वी ए हो जाएगा। वी बी यहाँ पे 20 है और वी ए -15 है मेरे बच्चों, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसलिए -15 लिया जाएगा। यहाँ पे आंसर आ रहा है 35 मीटर पर सेकंड, विच मींस बी जो है विद रिस्पेक्ट टू ए 35 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा। सिमिलरली जब हम वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी देखेंगे तो बी जो है वो रेस्ट पे है ऑब्वियसली, और ए जो है उसकी वेलोसिटी जब हम देखेंगे तो वी ए भी देखेंगे, और फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, वी ए माइनस वी बी विच इज -15 माइनस 20 विच इज -35। तो -35 का मतलब है नेगेटिव डायरेक्शन में 35 मीटर पर सेकंड। सिंपल सी बात है, एंड आई होप आपको ये बात बार रियलाइज हो रहा हो कि ए के रिस्पेक्ट में जो बी की वेलोसिटी है, बी के रिस्पेक्ट में ए की एग्जैक्टली उल्टी वेलोसिटी है। आई होप आपको ऐसा लग रहा होगा, दिख रहा होगा। आगे चलते हैं, अब इस पर्टिकुलर चीज को यूज करने की कोशिश करते हैं, कैसे हम कर सकते हैं। अब हमारे पास एक प्रश्न है कि भैया जी यहाँ पे टाइम टेकन टू कोलाइड हमें बताना है कि कितना लग रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, ये v1 से आ रहा है, ये v2 से आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को हम बिना रिलेटिव मोशन के यूज सॉल्व करें तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये मानना पड़ेगा कि a और b कुछ ऐसे हैं, इनके मान लेते हैं कि बीच में x एक t टाइम बाद ये कोलाइड कर रहे हैं, और a ने x डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा तो इसने d माइनस एक्स किया होगा। एंड अगर ये कौन से स्पीड से a चल रहा है v1 स्पीड से, और b जो चल रहा है वो v2 स्पीड से चल रहा है, तो यहाँ पे जब हम इमेजिन करेंगे तो x विल बी इक्वल टू v1t, क्योंकि डिस्टेंस जो होगा स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा ये वाला, और वो d माइनस एक्स वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा वो v2t हो जाएगा। और यहाँ से हमें टाइम निकालना था, x को एलिमिनेट करना था, तो 1 और 2 इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो वहां से हमारे पास d की वैल्यू v1 प्लस v2 इंटू टी आ जाएगी, और वहां से हम लोग t की वैल्यू बता सकते हैं कि d अपॉन v1 प्लस v2 हो जाएगा। तो मेरे बच्चों यहाँ पे जब हम नोटिस कर रहे हैं तो हमें टाइम टेकन टू कोलाइड पता चल जाएगा कि इतना है। ये बिना रिलेटिव मोशन इस्तेमाल करें या आप 9वीं 10वीं में भी अपना कर सकते थे। अगर रिलेटिव मोशन को इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ए इस पूरी सिचुएशन को इमेजिन करता हूं तो ए तो रेस्ट पे आ जाएगा, और बी की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी वी बी ए, दैट वुड बी माइनस v2 माइनस v1। अगर मैं राइट की तरफ को पॉजिटिव मानता हूं तो विच इज माइनस ऑफ v2 प्लस v1, मतलब लेफ्ट की तरफ ये v2 प्लस v1 वेलोसिटी b की आ गई है हमारे पास। और जैसे हमें ये पता चलता है कि b की वेलोसिटी v2 प्लस v1 लेफ्ट की तरफ आ गई, ये डिस्टेंस d है, तो अगेन आप टाइम की बात डायरेक्टली कर सकते हैं d अपॉन v1 प्लस v2। तो ये आई होप आपको समझ आ रहा है कि कितना फर्क हमारे पास सॉल्विंग में, टाइम में, कितना टाइम हमारा बच जाता है इस पर्टिकुलर चीज को करने के लिए। आप अगेन पॉज करके दोबारा से देख सकते हो, रिवाइंड कर रिप्ले करके दोबारा से देख सकते हो कि किस तरीके से हम इसे यहाँ पे करते हैं। आई होप ये समझ आ रहा होगा बच्चों आपको। इसी बात को हमने थोड़ा फॉर्मुलाइज करने के लिए ऐसे फिगर आउट किया है कि ए और बी अगर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो वो एक दूसरे की तरफ, उनका वेलोसिटी जब है तो वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। इन दिस केस आपकी वेलोसिटी अप्रोच v1 प्लस v2 हो जाएगी। आप रिलेटिव से भी सोच सकते हो कि एक को रेस्ट पे मानोगे, दूसरा v1 प्लस v2 से दूसरी की तरफ जा रहा होगा,
तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है v1 प्लस v2 हो जाएगी। अगर एक दोनों इस तरीके से एक दूसरे के पीछे पीछे जा रहे हैं और मान लीजिए v2 v1 से बड़ा है तो ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे होंगे, तो इन दिस केस अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ जाएगी वो v2 माइनस v1 आ जाएगी। अगर एक को रेस्ट पे मानेंगे तो दूसरे की वेलोसिटी दूसरे की तरफ v2 माइनस v1 आ जाएगी। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात हो गई कि किस रेट से एक दूसरे के पास आ रहे हैं ऑब्जेक्ट। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आता है। तो जिससे क्या है कि अब इतना दिमाग भी नहीं लगाना, जो मैंने रिलेटिव वाले बात करी वो भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि अगर ए और बी के बीच का डिस्टेंस 50 मीटर है, उनकी वेलोसिटी 15 और 10 है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है इनकी? अगर इनकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पूछी जाए तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है इनकी? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बहुत ही सिंपल सी बात है, 15 और 10 दोनों एक दूसरे की तरफ ही आ रहे हैं, तो 15 प्लस 10 25 मीटर पर सेकेंड इनकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। जो टाइम लगेगा वो कितना टाइम लगेगा कि टोटल 50 मीटर डिस्टेंस कवर करना है इन्हें, अप्रोच पास आना है, और अगेन स्पीड कितनी वेलोसिटी और 25 मीटर पर सेकंड है, तो जो टोटल समय लगेगा पास एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए वो 2 सेकंड लग जाएगा। तो इतनी क्विकली हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं रिलेटिव मोशन से। आई होप आपको इसकी वैल्यू समझ आ रही होगी। बहुत ही अच्छी बात है मेरे बच्चों। आगे चलते हैं। आगे जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो इस बार एक के पीछे एक जा रहा है, पीछे वाला तेज चल रहा है, आगे वाला धीरे चल रहा है, तो एक दूसरे के पास आ रहे होंगे, दूर आ रहे होंगे। इमेजिन करिए ना आपके आगे कोई गाड़ी है, आप उसके पीछे चल रहे हो और आप उससे तेज चल रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा होगा, तो उसके पास जा रहे होगे। तो इस बार आपकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इस बार कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो हो जाएगी आपकी इस बार वो हो जाएगी 15 माइनस 10। इसको आप रिलेटिव से भी इमेजिन कर सकते हो, वैसे भी इमेजिन कर सकते हो। 15 की वजह से अप्रोच हो रहा है और इसकी 10 की वजह से सेपरेशन हो रहा है, तो जो ओवरऑल अप्रोच है तो उसमें सेपरेशन को नेगेटिव की तरह इमेजिन कर सकते हो। तो 15 माइनस 10 कुछ इस तरीके से हम इमेजिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मेरे से पूछा जाए टाइम व्हेन ए ओवरटेक्स बी, तो 5 मीटर पर सेकंड से अप्रोच हो रहा है और टोटल डिस्टेंस कितना अप्रोच करना है? 50 मीटर टोटल डिस्टेंस अप्रोच करना है। तो टाइम टू अप्रोच 50 मीटर डिस्टेंस विल बी 50 मीटर डिवाइड बाय 5 मीटर पर सेकंड, एंड दैट वुड बी 10 सेकंड इस बार ओवरटेक करने में लगेंगे। तो इस तरीके से आप कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी आगे वाली गाड़ी और आपकी गाड़ी कितने टाइम बाद उसे ओवरटेक करने वाली है। बहुत ही अच्छी बात है। अभी जो हमने पढ़ा रिलेटिव वेलोसिटी, उसमें हमने माना कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है और दूसरे की वेलोसिटी कुछ मूव कर रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, ठीक है? वी फील मोटिवेटेड विद दैट, सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। अगेन आगे चलते हैं। अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो फिर किस तरीके से हम रिलेटिव मोशन को ऑब्जर्व करेंगे, ये एक हमारे पास बात निकल के आती है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, एक्सेलरेटेड मोशन में कुछ इनिशियल वेलोसिटीज दे रखी होंगी प्लस कुछ एक्सेलरेशन दे रखे होंगे। अब जब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों चीजें निकालनी पड़ती हैं। वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू भी निकालना पड़ता है और एक्सेलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू भी निकालना पड़ता है। और 1D मोशन में दैट इज सिंपली v1 माइनस v2 एंड एक्सेलरेशन भी a1 माइनस a2 सिंपली हम कर सकते हैं। वेक्टर होंगे वैसे तो, बट दैट्स फाइन। 1D मोशन में तो यू कैन ट्रीट देम एज स्केलर्स। सिमिलरली अगर हमें ये बात समझ आती है तो इन दिस सिनेरियो, अगर मैं इस पूरी सिनेरियो को विद रिस्पेक्ट टू 1 इमेजिन करता हूं, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू 1 करता हूं तो 1 वाला पार्टिकल जो है, प्लीज समझेंगे हम लोग, वो रेस्ट पे आ जाएगा। और जो 2 वाला पार्टिकल है उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी कुछ हम लिखेंगे u21 विच इज वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, दैट विल बी u2 माइनस u1। तो इधर की तरफ इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 माइनस u1 हो जाएगी। एंड एक्सेलरेशन की जब हम बात करेंगे तो a21 जो है वो a2 माइनस a1 आ जाएगा, एंड जो एक्सेलरेशन है वो राइट की तरफ इसका a2 माइनस a1 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सिंपल सी बात है। एक्सेलरेशन को मैं डबल लाइन एरो से बना रहा हूं ताकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कंफ्यूजन ना हो। तो इस सिचुएशन में जब एक को रेस्ट पे मान रहे हो तो जो 2 है वो स्टार्टिंग में u2 माइनस u1 से मूव करना स्टार्ट करता है और उसका एक्सेलरेशन a2 माइनस a1 है। इस तरीके से आप 1 को रेस्ट पे अज्यूम करके बस 2 को मूविंग मान सकते हैं, तो आपके लिए चीजों को इमेजिन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने कोलिजन की बात करी थी, इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं अपन। ए और बी जो दोनों पार्टिकल एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और एक 10 से आ रहा है, एक 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, एक का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एक का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अपने को यहाँ पे निकालना है कि कितने टाइम बाद ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। अब एक्सेलरेशन होते ही चीजें बदल जा रही हैं। देखिए समझेंगे बात को हम लोग। तो कैसे बदल जा रही हैं चीजें, क्यों? क्योंकि अब हम सिर्फ खाली वेलोसिटी नहीं कर सकते, 96/30 नहीं कर सकते आप, इस बार वो गलत हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा बच्चों, अपने को कैसे करना पड़ेगा इसे हम लोग देखेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम एक को रेस्ट पे मान लेते हैं। हम बिना उसके भी कर सकते हैं, मतलब बिना रिलेटिव के भी कर सकते हैं, बट अगेन जब हमने रिलेटिव पढ़ा है तो क्यों पढ़ा है एक बार नोटिस करेंगे। आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा और देखिएगा किसमें आपको आसान लग रहा है। एक को रेस्ट पे मान रहे हैं, बी की जो वेलोसिटी हो जाएगी, तो इनिशियल वेलोसिटी जब बी की देखेंगे तो यू बी विद रिस्पेक्ट टू ए दैट विल बी यू बी माइनस यू ए विच इज -20 -10
विच इज -30 मीटर पर सेकेंड, टेलिंग मी की जो वेलोसिटी है बी की वो नेगेटिव डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकेंड है इनिशियल विद रिस्पेक्ट टू ए, जब इस सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हैं। और एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिलेटिव एक्सेलरेशन है, एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव, व्हिच मींस इस पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं। अब ये जो इनके बीच का डिस्टेंस था वो दे रखा था 96 मीटर्स, तो अब ये कितनी देर में डिस्टेंस कवर होगा अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वो हमारे लिए काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। किस तरीके से हम लोग देख लेंगे, हम यहाँ पे देख पाएंगे कि यार जो वेलोसिटी है, जो डिस्प्लेसमेंट 96 मीटर इज इक्वल टू 30t माइनस हाफ, माइनस की नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस हाफ 3t स्क्वायर। अगेन मैंने उल्टा कर लिया, बट कोई नहीं, आप ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव को थोड़ा सा ऐसे भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, सेम इक्वेशन बनेगी। यहां से टाइम में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, सो दैट इज टी स्क्वायर माइनस में 20t और इसको 32 इंटू 264 प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो 16 और 4 दो आ जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे दो टाइम की वैल्यू आ जाएंगी, 4 सेकंड और 16 सेकंड। और इन्होंने पूछा क्या है कि कोलिजन के बारे में पूछा है कि कोलाइड कब कर रहे हैं, तो 4 सेकंड पे एक बार अगर कोलाइड कर गए तो फिर तो खत्म ही हो जाएगा मोशन, तो 16 सेकंड वाला आंसर इसलिए वैलिड नहीं रहेगा, तो 4 सेकंड हमारे पास यहाँ पे जवाब आ जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस और मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर आप अभी इमीडिएटली देख रहे हो, जब तक पहली वीडियो लॉन्च हुई है, तो फिर आपको धीरे धीरे मिलती रहेंगी, तो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, तो दैट माइट हेल्प यू आउट, ठीक है। तो बट यहाँ पे 4 सेकंड में देखिए टाइम जो आया अपने पास 4 सेकंड आ गया, और ये करना बहुत आसान है, वरना आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ती है, पहले एक्सिस्टेंस बेस के हिसाब से इक्वेशन बनाते, 96 माइनस एक्स बेस के हिसाब से इक्वेशन बनाते, और फिर वहाँ पे आपको फिर एलिमिनेट करना पड़ता है, एक्स को वहाँ से पूरा करना पड़ता। रिलेटिव मोशन में इसको इमेजिन करना काफ़ी आसान हो जाता है, तो बहुत ही अमेजिंग बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। मोशन और ग्रेविटी में जब रिलेटिव मोशन होता है तो बहुत अमेजिंग सिचुएशन हो जाती है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे हमारे पास दो पार्टिकल, एक बिल्डिंग है 200 मीटर हाइट की, एक ऊपर से पार्टिकल को 20 मीटर से फेंका, नीचे से एक पार्टिकल को 30 मीटर पर सेकंड से फेंका है। अब हमें बताना है कि कितनी देर बाद ये दोनों पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं। नॉर्मली हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम मानेंगे कि भाई ये एक्स डिस्टेंस नीचे आया, ये 200 - 6 ऊपर गया, उसकी हम इक्वेशन लिखेंगे। अगर हम रिलेटिव मोशन से इसको इमेजिन करते हैं, इस पूरी सिचुएशन को अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ए इमेजिन करता हूं, तो मुझे विद रिस्पेक्ट टू ए में ये समझ आएगा कि ये मेरा टावर है और यहाँ पे ए तो रेस्ट पे आ जाएगा, और बी जो है, बी की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी। तो वेलोसिटी बी की तो बहुत सिंपल सी बात है, वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए विल बी ub माइनस यू है, तो 30 माइनस -20, अगर मैंने ऊपर की तरफ पॉजिटिव माना हुआ है तो विच विल बी 50 मीटर पर सेकंड। तो बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए 50 मीटर पर सेकंड, ऐसे कुछ हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। ऑल्सो अगर हम जब नोटिस करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है, देखिए समझिएगा, इस बार एक्सेलरेटेड मोशन है, मोशन और ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है जी, और इसका एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ जी है। ये बहुत बार कंफ्यूजन होता है, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि ये कंफ्यूजन होता है। इसका एक्सेलरेशन अगर आप नोटिस करेंगे तो नीचे की तरफ जी है, उसका एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ जी है। तो जब रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए की जब हम बात करेंगे तो ए बी माइनस ए विच विल बी जी माइनस डी, एंड दैट वुड बी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्चुअली यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसका एक्सेलरेशन 0 आ रहा है, तो व्हिच मींस बी कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है और 200 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। टाइम कितना आ जाएगा, 200 मीटर डिवाइडेड बाय 50 मीटर पर सेकंड, एंड दैट वुड बी 4 सेकंड का समय लगेगा इन दोनों पार्टिकल्स को एक दूसरे से कोलाइड करने के लिए, व्हिच इज सच एन इजी वे टू गेट दिस आंसर। अदरवाइज एक क्वाड्रेटिक बन रही थी टी में, उसको हमें सॉल्व करते समय तो टर्म्स कैंसिल वहां भी हो जाते थे, बट वो टर्म्स लिखने तो पड़ते थे ना, इट विल सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एफर्ट जो वहां पे हमें दिख रहा था। तो विद रिस्पेक्ट टू ए अगर हम लोग मोशन और ग्रेविटी में दो पार्टिकल्स हैं, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो फिर वो एक्सेलरेशन कैंसिल हो जाता है, तो उसमें रिलेटिव मोशन एक्चुअली सिचुएशन को बहुत ज्यादा आसान कर देता है। मैं आगे जब 2D मोशन की वीडियो बनाऊंगा उसमें भी आपको दिखाई देगा कि रिलेटिव मोशन से कितना ज्यादा आसान होगा, बाय दिस बिकॉज ऑफ द सेम फैक्ट। ऑल्सो एक और पार्ट था इस क्वेश्चन का, फाइंड द पोजीशन एट विच दे कोलाइड। अब हमने टाइम तो रिलेटिव मोशन से निकाल लिया है, बट प्लीज पोजीशन रिलेटिव से नहीं निकालेंगे, क्योंकि पोजीशन जो हम बता रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमसे पूछी गई है, यहाँ पे नहीं भी बोला गया तो इसका मतलब ये है कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछी, क्योंकि हमसे कोई ये थोड़ा बोला था कि रिलेटिव मोशन यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए सॉल्व कर लिया था। पोजीशन तो जब बताएंगे ग्राउंड से कितना ऊपर है नीचे है, वैसे तो हम नॉर्मल मोशन ही करना पड़ेगा। तो 4 सेकंड बाद बी वाला पार्टिकल कहां पे होगा, तो एस इज इक्वल टू यूटी 30 इंटू 4 माइनस हाफ, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 इंटू टी का स्क्वायर विच इज 16, तो 120 माइनस
80 40 मीटर। सो बी का जो हाइट है वो यहाँ से 40 मीटर हाइट पे है। आप ऐसे ही ये निकाल सकते थे कि ये 160 मीटर नीचे हो जाएगा, क्योंकि एस इज इक्वल 20t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वहां से भी कर सकते थे, 160 मीटर वहां से निकल के आ जाएगा। बट दिस इज द लोकेशन जो हम लोगों को पता चल जाएगी पोजीशन जब ये कोलाइड कर रहे होंगे। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन अ वे दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम लोग पोजीशन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कब लेना है, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर कब लेना है। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आई विल ऑल्सो मेक अनदर वीडियो इन विच आई टॉक अबाउट कि यार रिलेटिव मोशन की और प्रॉब्लम्स, लिफ्ट वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम वाली वीडियो में अलग से करूंगा। हाउएवर यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड मोस्टली एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव मोशन हियर, ठीक है। और ये वीडियो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जिन लोगों ने का एग्जाम है या फिर जिन लोगों को क्विक रिवीजन करना है उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद ये वीडियो होना चाहिए, ठीक है। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं एंड उनको भी समझ आए चीज़ें 1D मोशन की किस तरीके से हैं। विल बी मेकिंग मोर वीडियोज ऑन दिस। आप कमेंट करके बता सकते हो, कोई और पर्टिकुलर टॉपिक है जो आप करना चाहते हो, आपका डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड डू मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट आप जो हमें आगे आने वाली वीडियोज हैं उन्हें मिस ना करो, वरना इतना सारा कंटेंट है यूट्यूब पे, इट इज़ वेरी इजी टू मिस आउट ऑन एवरीथिंग वेरी इजीली, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।